क्लास का अच्छे से रिवाइज है। हमेशा एक चीज जरूर किया करो बच्चों, जब भी आप क्लास में आते हो ना, तो जो हम पहली पुरानी क्लास का होता है ना, उसको एक बार रिवाइज जरूर कर लिया करो, क्योंकि उसको रिवाइज करने में 15 मिनट लगेगा, उससे ज्यादा कभी नहीं लगता है हमें। 15 मिनट में रिविजन कर लो, रिविजन करके रखोगे तो आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे इस बेसिस पे। तो आज हम लोगों को जो पढ़ना है, आज हम लोगों को स्टार्ट करना है हमारा पिस्टल विच इज मेगास्पोरेंजियम, या फिर वी कैन कॉल इट। ठीक है, अब हमें पता है गायनोशियम के जो स्ट्रक्चर है हम लोग कुछ ऐसे बनाते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही। सबसे ऊपर वाला पार्ट हमारा स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होता है। ठीक है, अब जैसे वहां पे था ना हमारे पास मेल में, मैम आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। यस मैम, आवाज बहुत ऐसे ही आपके एंथर थे तक 4 रूम से, माइक्रोस्पोरेंजिया या माइक्रोस्पोरेंजियम। ऐसे ही यहाँ पे भी इस ओवरी के अंदर हमारे पास मेगास्पोरेंजिया या फिर मेगास्पोरेंजियम होंगे, एंड दीज मेगास्पोरेंजियम्स आर नोन एज ओव्यूल्स। यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे चैम्बर्स बने होंगे, इन चैम्बर के अंदर होंगे आपके ओव्यूल। तो वहां पे क्या था, वहां पे माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया था। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर सबसे इनर मोस्ट टिश्यू था स्पोरोजिनस टिश्यू। यस मैम। यस मैम। ठीक है, यही स्पोरोजिनस टिश्यू आगे जाके पोलन ग्रेन बना के दे रहा था हमको, यस मैम। दे रहा था। सेम यहाँ पे भी होगा कि ये जो हमारा ओवरी है, इस ओवरी के अंदर हमारा मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम मतलब हमारा होगा, इस आवाज नहीं आ रही होगा। मैम, नेटवर्क मैम आपकी आवाज आवाज बार नहीं बार है, ब्रेक हो रही है। हाँ मैम। मैम फिर भी पॉज हो ऐसे रही होने होना चाहिए। मैम। यस मैम। सबकी हो रही है आवाज, हाँ मैम यस आप सही। मैम। यस मैम। अभी सही आ रही है अभी? ठीक है, वैसे मैंने कुछ किया नहीं, पता नहीं खुद ही सही हो गई होगी। तो क्या था, ओव्यूल। ओव्यूल इज मेगास्पोरेंजियम। इसी मेगास्पोरेंजियम के अंदर आपका है क्या, कोई टिश्यू होगा जस्ट सिमिलर टू द स्पोरोजिनस टिश्यू। उस टिश्यू का नाम होगा यहाँ पे न्यूसिलस, और वही न्यूसिलस हमारा क्या बनाएगा, फीमेल गैमीट बनवाएगा, है ना। वहां पे मेल गैमिटोफाइट कौन था, पोलन ग्रेन था ना। यस मैम। यहाँ पे भी कुछ फीमेल गैमिटोफाइट होगा, मतलब कोई स्ट्रक्चर होगी जिस स्ट्रक्चर के अंदर क्या बनेगा, फीमेल गैमिट। तो फीमेल गैमिटोफाइट को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, एम्ब्रियोसेक बोलते हैं। दिस इज फीमेल गैमिटोफाइट। अब ये टर्म समझ में आता है ना, गैमिटोफाइट वो बॉडी जिसके अंदर फीमेल गैमिट है ना। अब पढ़ो एनसीईआरटी क्या लिखती है, ध्यान से देखना। गायनोशियम हमको पता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बताता है। गायनोशियम जो होता है इसके अंदर अगर सिर्फ एक पिस्टल है तो हम उसको मोनोकार्पलरी बोलेंगे, मतलब एक कार्पल है। एक से ज्यादा होगा तो उसको मल्टीकार्पलरी बोल देंगे। ठीक है, वो सारे के सारे कार्पल आपस में फ्यूज्ड है तो उसके लिए टर्म यूज कर लेंगे सिनकार्पस, और अगर वो फ्रीली प्रेजेंट है उनके लिए हम टर्म यूज कर लेंगे एपोकार्पस। मोनोकार्पलरी, मल्टीकार्पलरी, सिनकार्पस और एपिकार्पस। हमारे पिस्टल के पास 3 पार्ट होता है। सबसे ऊपर वाला स्टिग्मा। स्टिग्मा कैसे वर्क करता है, स्टिग्मा एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म के जैसे वर्क करता है। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है यहाँ से, लैंडिंग प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर पोलन ग्रेन आके गिरेगा। स्टाइल एक इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसका काम स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करना भी होता है। इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा, स्टिग्मा के जस्ट नीचे की साइड होता है। बेसल, बेस में एक बल्ज, बल्ज का मतलब बाहर की साइड निकला हुआ पार्ट है जिसको हम बोलते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर छोटे छोटे चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोक्यूल या फिर ओवेरियन कैविटी भी बोलते हैं। इन्हीं के अंदर आपका प्लेसेंटा भी प्रेजेंट होता है। प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। ऑब्वियसली प्लेसेंटा का काम क्या होगा यहाँ पे, नरिशमेंट देना होगा या नहीं होगा। यस मैम। यस नरिशमेंट इसको नरिशमेंट देने का काम करेंगे। पोलन ग्रेन को नरिशमेंट कौन दे रहा था, टैप्टम। मैम। ऐसे यहाँ पे इसको नरिशमेंट देने के लिए हमारे पास प्लेसेंटा प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा हम लोग उसमें पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में, मार्जिनल है ना,
कि ओव्यूल कैसे अटैच्ड है, वो मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में आप लोग पढ़ते हो सब। नेक्स्ट पेज 11। अब आ जाते हैं हम डायरेक्टली हमारे इस ओव्यूल की स्ट्रक्चर के ऊपर। अब मैं ओव्यूल के आप लोगों को स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूँ, ठीक है, समझना है इसको। लेट्स सपोज हमारे पास ये प्लेसेंटा है, ठीक है, प्लेसेंटा से आपका ओव्यूल अटैच है, ऐसे एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। इफ यू वांट आप इस स्ट्रक्चर को रफली ड्रॉ भी कर सकते हो। ये आपका है एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया। कैसा ओव्यूल ये बनाया मैंने यहाँ पे, ये बनाया है एनाट्रोपस ओव्यूल। अब ये एनाट्रोपस ओव्यूल क्या होता है ना, सबसे ज्यादा कॉमन होता है एंजियोस्पर्म्स के अंदर, मतलब मैक्सिमम एंजियोस्पर्म्स के अंदर इसी टाइप का ओव्यूल पाया जाएगा। ये है हमारे पास, दिस इज योर प्लेसेंटा। प्लेसेंटा और ओव्यूल को कनेक्ट कर रहा है एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर विच इज योर फ्यूनिकल, और ये पूरा का पूरा आपका ओव्यूल है यहाँ तक। अब यहाँ पे फ्यूनिकल से जैसे ऊपर की साइड आओगे, दिस इज योर हीलम। सबसे आउटर मोस्ट जो कवरिंग होता है, बाहर वाला पार्ट इज योर आउटर इंटेग्यूमेंट, और ये इनर इंटेग्यूमेंट, दिस इज इनर इंटेग्यूमेंट। तो आउटर इंटेग्यूमेंट और एक इनर इंटेग्यूमेंट, दो पार्ट हो गए। अब जैसे वहां पे हमारे पास था कौन सा टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू, यहाँ पे भी एक टिश्यू प्रेजेंट है, Nucellus. न्यूसेलस। ये न्यूसेलस डिप्लॉयड होगा या हैप्लॉयड होगा? मैम Diploid डिप्लॉयड होगा। डिप्लॉयड होगा, Diploid होगा. ठीक है। अब इसके अंदर भी ऑब्वियसली टिश्यू है, टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल। इसके एक सेल को मैंने जब निकाला, इसके एक सेल को क्या बोलेंगे हम, वहां पे उसको पीएमसी बोल रहे थे, सेल MMC cell. MMC Megaspore mother cell. मेगास्पोर मदर सेल, दिस इज मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब ये पार्ट देखो, आप देख रहे हो ना, एक ये एंड है यहाँ पे, एक ये एंड है, एक वो एंड जहां पे इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है। द पार्ट वेयर इंटेग्यूमेंट इज एब्सेंट, दैट पार्ट इज नोन एज Micropylar. माइक्रोपाइलर एंड। और माइक्रोपाइलर एंड के जस्ट अपोजिट साइड में होगा हमारे पास चलाजल एंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रोपाइलर एंड और चलाजल एंड याद रखना। माइक्रोपाइलर वो पार्ट जहां पे इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है, और उसी के जस्ट अपोजिट में वी हैव चलाजल एंड। क्लियर? यही सारी चीजें आपकी एनसीईआरटी ने यहाँ पे लिखी हुई है। क्या क्या लिखा हुआ है देखो, ओव्यूल एक स्मॉल स्ट्रक्चर प्लेसेंटा से अटैच है विद द स्ट्रक्चर फ्यूनिकल। फिर फ्यूनिकल से ऊपर एक रीजन आएगा विच इज नोन एज हीलम। यहाँ पे क्या होता है, हीलम एक पार्ट है जहाँ पे आपका फ्यूनिकल और आपका ओव्यूल के बीच का रास्ता, बीच का जंक्शन है। ये हर एक ओव्यूल के ऊपर दो प्रोटेक्टिव कवरिंग, उनको बोलते हैं इंटेग्यूमेंट, बाहर वाली का आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर वाली को इनर इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट जिस पार्ट पे, जिस टिप पे नहीं है, उस ओपनिंग को क्या बोलेंगे हम, माइक्रोपाइल। Opposite to the micropyle we have a end which is known as चलाजल, जो कि आपको क्या बताएगा, ओव्यूल का बेसल पार्ट हमको बताएगा। उन इंटेग्यूमेंट्स के जस्ट इनर के साइड में हमारे पास एक मास ऑफ सेल है विच इज योर न्यूसिलस। न्यूसिलस के अंदर बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल भरा रहता है। लोकेटेड इन द न्यूसिलस इज द एम्ब्रियोसेक, मतलब अब यही न्यूसिलस जो है आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियोसेक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। कैसे बनेगा वो मैं दिखाऊंगी आपको। अब यहाँ पे, वहां पे टर्म था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यहाँ पे क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, मतलब एमएमसी से मेगास्पोर बना रहे हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। वहां पे पीएमसी से माइक्रोस्पोर बना रहे थे, मैम एक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कंफ्यूजन है कि मैम जो न्यूसेलस के अंदर है एम्ब्रियोसेक, और जो न्यूसेलस आगे जाके फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। न्यूसेलस देखो यहाँ पे लाइन क्या लिखी हुई है इन्होंने, कि इनक्लोज्ड विद इन द इंटेग्यूमेंट, दोनों इंटेग्यूमेंट के बीच में हमारे पास एक टिश्यू प्रेजेंट है, जिस टिश्यू को हम बोलते हैं न्यूसेलस। ये न्यूसेलस की जो सेल्स है, इसके पास बहुत सारा फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है। लोकेटेड इन द न्यूसेलस, न्यूसेलस के अंदर ही वी हैव एम्ब्रियोसेक। अभी न्यूसेलस के अंदर अभी लोकेटेड नहीं है, न्यूसेलस की एक सेल को हम उठाएंगे और वो सेल आपका एम्ब्रियोसेक में कन्वर्ट होगी। ओके मैम।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर? लाइन हमको ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट, जो ओव्यूल्स होता है वो आपका एमएमसी से बनता है, वो एमएमसी से कैसे बनता है वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। ये वाला डायग्राम इसको हैंड रिटन बनाएं, चलो यहीं से देख लो। सिंपली देखो क्या होता है ना, थोड़ा सा बना के देखता। हमारे पास ये कुछ न्यूसिलस बना रही हूँ, देखो मैं इसे पहले, ठीक है। तो क्या होता है ना यहाँ पे न्यूसिलस के अंदर, अब थोड़ा सा कंपैरिजन करना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में मैंने आपको बोला था कि आपका स्पोरोजेनस टिश्यू का हर एक सेल के पास कैपेबिलिटी है कि एक पीएमसी से 4 पोलन ग्रेन बन सकता है, हर एक के अंदर कैपेबिलिटी था, लेकिन यहाँ पे नहीं है। इस न्यूसिलस के अंदर जितने भी सेल्स है ना, उसमें से कोई एक सेल, और कौन से वाला सेल, जो कि आपके माइक्रोपाइलर एंड के बिल्कुल क्लोज है, माइक्रोपाइलर एंड के क्लोज वाला कोई भी सेल उठ के आएगा और सारा का सारा फूड खुद खाना शुरू कर देगा। मतलब सबसे ज्यादा जो ग्रोथ है इसकी होने लग जाएगी, और बाकी वाले जो हैं वो डीजेनरेट होने लग जाएंगे। तो यहाँ पे एक उठ के आएगा ये, और यही कहलाएगा क्या हमारा एमएमसी। एमएमसी, ठीक है। अब ये हमारा एमएमसी बना। अब एमएमसी क्या है ये आपका? टू एंड डिप्लॉय। कौन सा प्रोसेस कराएंगे इसके अंदर, कौन सा डिवीजन कराएंगे? मियोसिस कराएंगे। तो मियोसिस से 4 सेल्स बनेंगी ना? यस मैम। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? वहां पे चारों के चारों आगे जाके माइक्रोस्पोर बना दे रही थी, लेकिन इन चारों में से 3 तो क्या हो जाएंगी यहाँ पे, जनरेट हो जाएंगी, एक ही आगे जाके फंक्शनल रहती है, एंड इसको बोलते हैं हम आपका मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। दिस इज नोन एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, जो कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के अंदर ही पाया जाता है, फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर ही पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो एक हमारा डेवलप हो गया। अब मेरे पास ये क्या बन गया है, दिस इज योर मेगास्पोर ना, मेगास्पोर कहलाएगा। अब इस मेगास्पोर को उठाया, ये हैप्लॉइड बन गया। अब इसके अंदर क्या कराना है, अब इसके अंदर हमें माइटोसिस कराएंगे, और माइटोसिस पता है कौन सा वाला माइटोसिस होता है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कराएंगे हम इसके अंदर, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, नो प्रॉब्लम है, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना बट बेटा टाइम का। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के अंदर क्या होता है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस चलता रहता है। महक बताएंगे व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस नहीं होता, साइटोकाइनेसिस नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगा इसके अंदर। Who will tell me what is कैरियोकाइनेसिस? अदिति? मैम कैरियोजेनेसिस में ये होता है कि जो न्यूक्लियस है वो रैपिडली डिवाइड होते रहते हैं और मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बन जाती है। न्यूक्लियस। एग्जैक्टली, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियर। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। तो पहले डिवाइड करेगा, 1 से 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, 2 से 4 बन जाएंगे, और 4 से 8 8 बन जाएंगे। तो हमारे पास रिपीटिव कितने डिविजन हमने कराए, कितने फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कराए? 3 फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कराए, जिसकी वजह से हमारे पास एक मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज बन गई। अब इसी के अंदर हम अब साइटोकाइनेसिस इसके अंदर करा देंगे। अब साइटोकाइनेसिस कराने की वजह से अब इसके अंदर यहाँ पे सेल्स डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी। कैसे डेवलप होंगी? लेट्स सपोज ऊपर है हमारा कौन सा एंड, माइक्रो पाइलर एंड, नीचे है कौन सा, चलाजल एंड। तो क्या होगा, आपकी 3 सेल्स तो ऊपर की साइड इकट्ठी हो जाएंगी माइक्रोपाइलर पे। जो सेंटर वाली सेल होगी इसको हम बोलेंगे एग सेल, मतलब एग्जैक्टली वो एग, वो फीमेल गैमीट जिसके साथ मेल गैमीट आके फ्यूज करेगा, है ना। और ये साइड में होंगी 2 सिनर्जिड सेल। चलाजल एंड पे हमारे पास अगेन 3 सेल्स होंगी, इनको क्या बोलेंगे? एंटीपोडल सेल्स। और सेंटर में होंगे हमारे पास 2 पोलर न्यूक्लियाई। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो कि बहुत बार पूछा जाता है, इस स्टेज को हम बोलते हैं 7 सेल्ड या फिर 7 न्यूक्लिएट? 8 न्यूक्लियाई स्टेज। कैसे
ध्यान से देखो कितने न्यूक्लियस है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस हो गए। सेल Yes, कितने ma'am. हैं, 1 2 And 3 seven. 4 5 6 और एक ये सेंटर वाली, Yes, ma'am. Central cell. है ना। तो 7 सेल है लेकिन 8 न्यूक्लियस है। तो बहुत कंफ्यूज करता है ये एमसीक्यूज के बेसिस पे, ये आपको 8 सेल 7 न्यूक्लियाई कुछ भी लिख के दे देता है। तो इसको तो बच्चों याद रखना ही रखना है आपको। आपकी जो एग सेल है वो कौन से एंड पे होती है, माइक्रोपाइलर एंड पे होती है। चलाजल एंड की साइड कौन सी सेल्स होती है, एंटीपोडाल सेल्स होती है, ठीक है। और जो आपके सिनर्जिड्स है ना, इन सिनर्जिड्स के अंदर आपकी थक्कनिंग पाई जाती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, फिलीफॉर्म फिलीफॉर्म apparatus apparatus। इस फिलीफॉर्म apparatus का काम क्या होता है, इट हेल्प्स टू guide the entry of pollen tube help to guide the entry of pollen tube। शीतल समझ आ रहा है, Yes, ma'am. पोलन ट्यूब जब निकल के आएगी उस पोलन ट्यूब को रास्ता दिखाएगा कौन, ये सिनर्जिड सेल, कि भाई ये है सेंटर में एग सेल। अब हमारे जो पोलन ग्रेन है, लेट्स सपोज ये पोलन ग्रेन है, ठीक है। पोलन ग्रेन में ऊपर ये वेजिटेटिव सेल, ये जनरेटिव सेल के पास 2 न्यूक्लियस है। एक आएगा मतलब न्यूक्लियस लाइक गेमेट, एक गेमेट आएगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर जाएगा, दूसरे वाला आएगा। तो अब इसको पता कैसे चलेगा भाई किधर है गए, ये सिनर्जिड में जो फिलीफॉर्म एपरेटस है ना, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये इसको रास्ता दिखाएंगे कि भाई इधर है यहाँ पे एग सेल, तो इसके साथ फ्यूज कर देगा। 2 बार फ्यूजन हो रहा है, नहीं हो रहा है, Yes, ma'am. तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट Double fertilization. एक बार क्या हुआ, 1 मेल गेमीट, एक मेल गेमीट ने फ्यूज किया किसके साथ, एग सेल के साथ, cell के साथ. तो उधर क्या बनेगा, जाइगोट बन जाएगा। Zygote, ma'am. और एक मेल गेमीट फ्यूज करेगा किसके साथ, 2 पोलर न्यूक्लियाई के Polar nuclei के साथ. Endosperm. बनेगा। primary Ma'am, primary endospermic nucleus. PEN, what does PEN? Primary endosperm. Nucleus. प्राइमरी एंडोस्पर्म nucleus न्यूक्लियस, और यही आगे जाके डेवलप होके प्रॉपर एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 और 2 3 सेल आपस में फ्यूज कर रहे हैं, तो वी कैन कॉल इट ट्रिपल फ्यूजन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और इधर एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज कर रहे हैं, तो वी कैन कॉल इट सिनगैमी। Yes, ma'am. 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो वी आर कॉलिंग इट Double fertilization. डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स के अंदर ही पाया जाएगा। क्लियर, Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ तक सब कुछ। चलाजल एंड क्या होता है, माइक्रोपाइलर एंड क्या होता है। Yes, अब एक ma'am. क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एग एपरेटस। एग एपरेटस किस किस को बोलते हैं, एग एपरेटस का मतलब है कि भाई एक तो एग सेल है और उसके पास में पास दोनों कॉर्नर्स पे 2 स्टोपाई बैठे हैं ना, 2 सिनर्जिड, इन सबको मिला के हम बोलते हैं एग एपरेटस। डन। Yes, सिनर्जिड का फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिनर्जिड, ma'am, help the guiding the entry of pollen tube. पोलन ट्यूब की, फिलीफॉर्म apparatus का है ना। Ma'am, हाँ guide लेकिन the है तो entry. वो फिलीफॉर्म एपरेटस भी तो सिनर्जिड के अंदर ही है। Yes, ma'am. तो function हम synergid का ही हो गया. हाँ तो सिनर्जिड का फंक्शन ये होगा, इट हेल्प्स इन द फर्टिलाइजेशन। क्लियर, Yes, ma'am. Clear है मैम। चलो ये सारी चीजें सेम जो मैंने आपको बताया एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है कि फीमेल गेमेटोफाइट मेजॉरिटी के अंदर आपका जो मेगास्पोर होता है सिर्फ एक फंक्शनल होता है, बाकी 3 डीजनरेट हो जाता है। फंक्शनल वाला ही आगे जाके एम्ब्रियोसेक, जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था ना, ऊपर 3 सेल, नीचे 3 सेल, सेंटर में 2 पोलर, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एम्ब्रियोसेक, ठीक है। दिस इज योर एम्ब्रियोसेक। तो ये एम्ब्रियोसेक न्यूक्लियस से बना, नहीं बना, Yes, ma'am. Yes ma'am। है ना? और यहाँ पे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हुआ। Yes, ma'am. Yes ma'am। Yes, ma'am. एक सेकेंड डायग्राम और देख लो, देखो ये वाला मैम डायग्राम आपको प्लॉइडी बता दो एक बार. देखो प्लॉइडी किसकी एक बतानी है, ये जो हमारा एग सेल है सेंटर में, ये हैप्लॉइड है। Yes, ma'am. Yes, और ma'am. साइड वाले अगर हम सिनर्जिड की बात करें और एंटीपोडाल्स की बात करें, ये सब कैसे है,
3 N. सब हैप्लॉइड है, Yes, सब ma'am. हैप्लॉइड है, क्योंकि एक मेगास्पोर था हमारे पास डिप्लॉइड, उस डिप्लॉइड से हमने एमएमसी था ना डिप्लॉइड, उस एमएमसी से हमने एक मेगास्पोर बनाया हैप्लॉइड। अब इसके अंदर सिर्फ माइटोसिस करा रहे हैं हम लोग, माइटोसिस कराते चले जा रहे हैं, तो सारे के सारे हैप्लॉइड है। सिर्फ जो पोलर न्यूक्लियाई से एंडोस्पर्म बनेगा ना हमारे पास सेंटर में, Triploid. ये ट्रिप्लॉइड होगा। और मैम और एक चीज और याद रखना, जो जिम्नोस्पर्म होता है ना, जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है और एंजियोस्पर्म्स का एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है। एंडोस्पर्म में वो 3N होता है या 2N होता है मैम, जो ये अभी बनेगा मैम हमारा? 2N होगा ना? एंडोस्पर्म तो 3N होगा बेटा, एंडोस्पर्म। जाइगोट जो बनेगा वो 2N होगा। अच्छा मैम, ठीक. ओके मैम। जाइगोट क्योंकि 3 सेल फ्यूज कर रही है ना यहाँ पे, 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमीट, तो 3 में न्यूक्लियस हो गए। यस मैम। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। तो देखो ये हमसे प्लॉइडी किस किस का पूछ रहा है, न्यूसिलस, न्यूसिलस तो हमारा डिप्लॉइड था, एमएमसी भी हमारा डिप्लॉइड था, जो मेरे पास फंक्शनल मेगास्पोर बना वो हैप्लॉइड, और फीमेल गैमेटोफाइट भी मेरा हैप्लॉइड है। क्लियर? Yes, ma'am. अब ये जो मैंने आपको बताया ना 7 से 8 न्यूक्लिएट, ये सब इन्होंने वही लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको पढ़ लोगे ना आप अच्छे से, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगा। अब हम आ Yes, जाते ma'am. हैं पॉलिनेशन में, जो पॉलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिनेशन सबको पता है, पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम Anther to the stigma. एंड टू द स्टिग्मा। एंथर से लेके स्टिग्मा तक पॉलिनेशन कहलाता है, पॉलन ग्रेन का आना। अब ये जो पॉलिनेशन होता है ना, ये 2 टाइप से होता है। सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। एग्जैक्टली एक होगा सेल्फ पॉलिनेशन, होगा आपका Cross pollination. क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के वी हैव 2 टाइप्स, Autogamy. ऑटोगैमी एंड ठीक है। जिम्नोगैमी। गेटिनोगैमी। जिटनोगैमी। और क्रॉस पॉलिनेशन में वी हैव Xenogamy. Xenogamy. जीनोगैमी। ठीक है, अब देखो इसको कैसे समझना है। ऑटोगैमी का मतलब ये है कि मेरे पास एक प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट के अंदर वी हैव अ फ्लावर, इसी फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी है, इसी फ्लावर के अंदर फीमेल पार्ट भी है। तो अगर इन दोनों के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मतलब यहां से एरो उल्टा हो गया, देखो यहां से पोलन ग्रेन निकल रहा है मेल से और फीमेल पे जा रहा है विद इन द सेम फ्लावर, सेम प्लांट सेम फ्लावर के अंदर अगर पॉलिनेशन हो रहा है, दिस इज नोन एज ऑटोगैमी। क्लियर? जिटनो में क्या होता है, एक ही प्लांट है, उसके अंदर 2 फ्लावर है, ठीक है, इस फ्लावर के अंदर मेल पार्ट है, इस फ्लावर के अंदर फीमेल पार्ट है, यहां से पोलन ग्रेन निकला, इसी सेम प्लांट के फ्लावर पे चला गया, सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर पे, दिस कंडीशन इज नोन एज जिटनोगैमी। ठीक है, और जीनोगैमी में क्या होता है, जीनोगैमी में 2 अलग अलग प्लांट्स है मेरे पास, एक ये फ्लावर है, एक ये फ्लावर है, इस फ्लावर पे मेल पार्ट है, इस फ्लावर पे फीमेल पार्ट है, तो इधर से पोलन ग्रेन निकला, इधर आ गया, दिस इज नोन एज जीनोगैमी। डायग्राम से ये चीज समझ आ रही है आपको? Yes, ma'am. तो यहाँ पे Yes, मैं लिख ma'am. सकती हूँ कि ये जो ऑटोगैमी में कंडीशन होनी चाहिए, ऑटोगैमी में जो मेरा फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल है ना, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं हुआ तो क्या कभी ऑटोगैमी हो सकता है? No, ma'am. नहीं हो सकता। लेकिन जिटनोगैमी के अंदर जो हमारा फ्लावर है वो क्या है, यूनिसेक्सुअल भी हो तब भी काम चल जाएगा, बाइसेक्सुअल हो तब भी हो जाएगा, लेकिन प्लांट हमेशा बाइसेक्सुअल होना चाहिए ना। Yes, ma'am. और यहाँ पे फ्लावर कैसा भी हो, प्लांट यूनिसेक्सुअल, और फ्लावर भी यूनिसेक्सुअली लिख लो यार।
कंडीशन आई समझ में? हाँ बेटा ऑटोगैमी बोलो। के 2 पार्ट्स भी थे ना, कैज़ोगैमस वो भी बताती हूँ अभी। इतना बताओ समझ में आया क्या? यस मैम। यस मैम। अब एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है पपाया के ऊपर, किधर आता है एग्जाम्पल में, पपाया। अब ये जो पपाया है ना, इस पपाया का प्लांट भी यूनिसेक्सुअल है, फ्लावर भी यूनिसेक्सुअल है। प्लांट भी यूनिसेक्सुअल है, फ्लावर भी यूनिसेक्सुअल है, तो इट विल ऑलवेज शो हमेशा जीनोगैमी दिखाएगा। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, मेरे पास फ्लावर बाइसेक्सुअल है, ठीक है, लेट सपोज मेरे पास प्लांट भी बाइसेक्सुअल है, ये कंडीशन याद रखना। अब मेरे को ये बताओ, इसके अंदर से ये किस किस टाइप का पॉलिनेशन दिखा सकता है? फ्लावर भी बाइसेक्सुअल, तो ये हमेशा ऑटोगैमी तो दिखाएगा ही दिखाएगा, डिटनो भी दिखा सकता है ये, और जीनो भी दिखा सकता है, तीनों कंडीशन दिखा सकता है ये, यस मैम। है ना। अब ये वाले केस में बताओ, फ्लावर जो है मेरे, सेकेंड वाले में बताओ, यहाँ पे मेरे पास जो है फ्लावर वो यूनिसेक्सुअल है और प्लांट बाइसेक्सुअल है, तो क्या क्या दिखा सकता है? ऑटोगैमी तो कभी दिखाएगा नहीं क्योंकि फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, जिटनो दिखा देगा और जीनोगैमी। और यहाँ पे पपाया ऑलवेज। जीनोगैमी। पता है क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक ऐसा प्लांट बताओ विच विल ऑलवेज इनहिबिट ऑटोगैमी जिटनोगैमी, जो कभी भी ऑटोगैमी जिटनोगैमी नहीं दिखा सकता। एग्जांपल इज योर पपाया। कंडीशन पूछ ला, फ्लावर कैसा होना चाहिए, फ्लावर प्लांट दोनों यूनिसेक्सुअल होने चाहिए, तभी ऑटोगैमी जिटनोगैमी को प्रिवेंट कर सकते हैं वो। कर दोगे इस टाइप का क्वेश्चन? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए मैम, समझ नहीं आया मैम। ये बताया मैंने, पपाया जो है इसका फ्लावर देखो यूनिसेक्सुअल है, या नहीं तो मैम, मेल है। आपने तो इससे पहले बताया ना कि ऑटोगैमी हमारा ये जीनोगैमी वगैरह दिखा सकते हैं, मैम वो नहीं समझ आया। देखो आप कंडीशन देखो ना, यहाँ पे कंडीशन कैसी चल रही है? कंडीशन ऐसा चल रहा है कि मेरे पास फ्लावर बाइसेक्सुअल है, प्लांट भी बाइसेक्सुअल है, तो ये हमेशा विद इन द सेम फ्लावर भी पॉलिनेशन कर देगा। एक ही प्लांट के ऊपर मेल भी फीमेल भी दोनों है, तो जिटनो भी दिखा देगा। और आसपास में कोई किसी भी टाइप का प्लांट हो, मेल वाला हो फीमेल वाला हो, दूसरे प्लांट पे भी अपना पॉलिनेशन कर देगा। यस मैम। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो वो ऑटोगैमी जिटोगैमी जीनोगैमी तीनों कंडीशन दिखा सकता है ना पॉलिनेशन की। यस मैम। अब इन दोनों को रिलेट करके देखो इससे। मैम यस, अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो वो जिटनोगैमी भी दिखा देगा और मैम सीनोगैमी भी दिखा देगा। अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, क्यों? क्योंकि ऑटोगैमी का मतलब होता है विद इन द सेम फ्लावर होना चाहिए। यस मैम। तो इसलिए ऑटो कभी नहीं दिखाएगा, लेकिन जिटनो दिखा देगा क्योंकि फ्लावर यूनिसेक्सुअल, लेकिन प्लांट तो बाइसेक्सुअल है, एक ही प्लांट पे मेल भी है फीमेल भी है, दो अलग अलग फ्लावर के बीच में हो जाएगा पॉलिनेशन। यस मैम। क्लियर हो गया ना सबको? यस। अब इस ऑटोगैमी के अंदर दो केसेस और आता है। कौन कौन सा केस है बच्चों? वो लाइसोगैमस एंड चेस्मोगैमस। क्लाइस्टोगैमस में क्या होता है? फ्लावर जो है वो हमेशा ओपन रहेगा। क्लोज, चेस्मो में ओपन। अब हमारा जो फ्लावर है बेटा वो पूरा का पूरा क्लोज है, ठीक है। पूरा क्लोज का मतलब होता है उसकी जो पेटल्स होते हैं ना वो अपने आप को चारों तरफ से कवर अप करके रखती है अच्छे से, तो बाहर से कोई पोलन ग्रेन तो आ ही नहीं सकता उसके अंदर क्योंकि फ्लावर ही क्लोज है। तो इट विल ऑलवेज इनहिबिट सेल्फ पॉलिनेशन या फिर इट विल ऑलवेज शो सेल्फ पॉलिनेशन। मैम ऑलवेज शो सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि बाहर से कोई पोलन ग्रेन नहीं आ सकता, तो क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही दिखाएगा। ये होता है आपका क्लाइस्टोगैमस। और ये चेस्मो है, ओपन फ्लावर है, भाई इसको खुद से सेल्फ पॉलिनेशन करना होगा, सेल्फ भी कर लेगा, क्रॉस करना होगा क्रॉस भी कर लेगा, दोनों केसेस कर सकता है। क्लियर? एग्जाम्पल याद रखना इसके, कॉमेलिना, नेक्स्ट ऑक्सालिस एंड वायोला। ये तीन एग्जाम्पल याद रखना है। अब मेरे को ये बताओ, इन तीनों कंडीशंस में से ओटो, जिटनो, जीनो, सबसे ज्यादा जेनेटिक वेरिएशन किस में मिलेंगे? मिलेंगे, क्योंकि दो अलग अलग प्लांट के बीच में पॉलिनेशन होगा,
तो ऑब्वियसली वेरिएशंस भी वही मिलेंगे, बाकी वालों के अंदर वेरिएशंस नहीं आएंगे। Yes, ma'am. क्लियर? चलो, तो ये हमने एनसीईआरटी का अपना इतना पार्ट कवर कर लिया है। ये इन्होंने यहाँ पे पॉलिनेशन बताया हुआ है, काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। ऑटोगैमी हमने पढ़ लिया, तो ऑटोगैमी के अंदर क्या होता है? एग्जाम्पल देख लिए, वायोला ओक्सालिस कॉमेलिना। चेस्मोगैमस में फ्लावर जो होता है हमेशा क्या रहता है? ओपन Close. रहता है मैम या क्लोज open रहता है? रहता है। ओपन रहता है। Open रहता है. लाइसोगैमस में कभी ओपन नहीं होता। Yes, ma'am. ठीक है, ये सब हो गया यहाँ पे। जिटनोगामी पता ही चल गया हमको, विद इन 2 डिफरेंट फ्लावर, सेम प्लांट बट 2 अलग अलग फ्लावर्स के बीच में होगा, तो यहाँ पे कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा। और जीनोगामी के अंदर क्या होगा? जीनोगामी के अंदर 2 अलग अलग प्लांट के बीच में पॉलिनेशन होगा। क्लियर? अब ये यहाँ से जो पैराग्राफ स्टार्ट होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें छिपी हुई हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। देखो, अब यहाँ पे बताता है कि भाई हमने सिंपली बात कर लिया, एक प्लांट ये है, एक प्लांट ये है, यहाँ से यहाँ हमको पॉलन ग्रेन को लेके जाना है, तो भाई पॉलन ग्रेन को जाने के लिए कुछ ना कुछ जरूरत तो पड़ेगी ना, कुछ ना कुछ एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। खुद तो नहीं जा सकता, अब खुद भी जाने के लिए हवा के थ्रू उड़ के जा सकता है, पानी के थ्रू उड़ के जा सकता है, कोई इंसेक्ट्स उसको लेके जा सकता है, कोई एनिमल उसको लेके जा सकता है, यही तो होंगे ना एजेंट्स। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब दिस इज द केस जहां पे आप लोगों को शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत है इस पैराग्राफ से, स्पेशली इस पैराग्राफ से। ठीक है, कैसे वो मैं आपको बताऊंगी। हमारे पास प्लांट 2 तरीके के फैक्टर्स यूज कर सकता है। एक तो हमारे एबायोटिक फैक्टर, एबायोटिक में हमारे पास हवा और पानी आ गया, और Yes, बायोटिक ma'am. में हमारे पास एनिमल्स आ गए। अब ये बोलते हैं कि भाई मेजॉरिटी जो प्लांट है ना, वो बायोटिक एजेंट्स को यूज करते हैं, मतलब एनिमल्स को यूज करते हैं मेजॉरिटी। बहुत ही कम ऐसे प्लांट है जिनका पॉलिनेशन एबायोटिक के थ्रू होता है। क्यों? क्योंकि भाई प्लांट के अंदर बहुत सारी कंडीशन, अगर हमें पानी के थ्रू कराना है तो कंडीशन ये होगी कि जो हमारा प्लांट है वो एक्वेटिक होना चाहिए, है ना। और अगर हमें विंड के थ्रू कराना है तो विंड के थ्रू अगर आने में भी हमारा जो फ्लावर है उसके अंदर से पॉलन ग्रेन उड़ के जाएगा, तो बहुत एक्सपोज्ड होना चाहिए हवा में, कि हवा से उड़ जाए एकदम से, उसके चारों तरफ कुछ नहीं होना चाहिए, खुला होना चाहिए बिल्कुल। ऐसी ऐसी कंडीशंस आएंगी तभी ये हमारा विंड और वाटर के थ्रू कर सकता है। तो बोलता है कि पॉलन ग्रेन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद स्टिग्मा एक चांस फैक्टर है, बाय चांस विंड के थ्रू हो गया, बट कोई गारंटी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मेजॉरिटी किसके साथ होती है, बायोटिक या एबायोटिक? बायोटिक। हम बायोटिक के साथ होता है। अभी बोलता है कि अगर हम एबायोटिक में भी बात करें, एबायोटिक में मेरे पास 2 केस है ना, या तो विंड है या फिर वाटर। बोलता है कि विंड और वाटर में भी ना सबसे ज्यादा किसका यूज होता है? विंड का मैम यूज विंड होता है। का। विंड का। ठीक है? अब विंड के थ्रू अगर मेरे को पॉलिनेशन कराना है तो प्लांट के अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए? जो हमारा पॉलन ग्रेन है वो बहुत लाइट वेट होना चाहिए, तभी तो हवा में उड़ के जाएगा। चिपचिपा नहीं होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, और बहुत आसानी से विंड करंट मतलब जो हवा का बहाव है उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाना चाहिए। अब इसके लिए क्या होना चाहिए भाई? पॉलन ग्रेन किसके ऊपर होगा? स्टेमन। तो जो स्टेमन है वो वेल एक्सपोज होना चाहिए, बाहर की साइड निकला हुआ होना चाहिए प्लांट के अंदर, सो दैट पॉलन जो है वो इजीली डिस्पर्स्ड हो जाए। और इसका अब पॉलन ग्रेन उड़ के गया तो उसको स्टिग्मा के ऊपर बैठना है, तो स्टिग्मा भी बड़े से साइज का होना चाहिए, बड़ा फेदरी सा होना चाहिए, Yes, ताकि ma'am. उसके ऊपर पॉलन ग्रेन आके चिपक जाए, है ना। तो बोलता है सो दैट पॉलन्स आर इजीली डिस्पोज एंड लार्ज और फेदरी स्टिग्मा होना चाहिए, ताकि वो जो हवा में एयरबोर्न पॉलन ग्रेन आ रहा है ना उसको ट्रैप कर पाए। ये कंडीशन अगर होंगी तभी हम विंड के थ्रू करा पाएंगे। फिर बोलता है कि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के अंदर, ये लाइन बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिटरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के अंदर हमेशा ये चीज देखी गई है कि जितने भी विंड के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल ओव्यूल मतलब मोनोकार्पलरी होंगे, वो सिंगल लॉक्यूलर सिंगल ओव्यूल वाले होंगे। एक ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल पाया जाएगा भाई, तभी तो वो लाइट वेट होंगे ना, एक ही ओव्यूल होगा, एक ही ओवरी होगा। और Yes. बहुत सारे फ्लावर्स आपस में पैक्ड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे फ्लावर्स आपस में पैक्ड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, कि ये नहीं कि एक फ्लावर इधर है एक फ्लावर इधर है, बहुत दूर दूर फ्लावर्स नहीं होंगे,
एक जगह पे इकट्ठे होंगे, झुंड में होंगे, ताकि पॉलन ग्रेन आए तो भाई एक को ना मिले तो साइड वाले को मिल जाए, साइड वाले कॉर्नर वाले को मिल जाए, ये वाली चांसेस बढ़ाने के लिए। तो याद रखना है सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी एंड न्यूमेरस फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स एक ही इन्फ्लोरेसेंस में पैक्ड होंगे, जैसे कि आपको कॉर्न कोब के अंदर देखने के लिए, कॉर्न का ना भुट्टा, उसके अंदर जो टेसल्स होता है वो जो दिखता है ना आपको गोल्डन like. गोल्डन से फेदरी फेदरी स्ट्रक्चर, वो क्या होता है, वो उसका स्टिग्मा होता है, ठीक है। टेसल्स यू सी आर नथिंग बट द स्टिग्मा एंड स्टाइल, स्टिग्मा और स्टाइल है, कितना ज्यादा फेदरी है वो, विच वेव इन द विंड, हवा में जो तैरते हैं मतलब वेव करते हैं, टू ट्रैप pollen grain. So wind pollination is quite common in grasses. स्टेटमेंट वाला लाइन बन सकती है यहाँ से, विंड पॉलिनेशन जो है क्वाइट कॉमन है ग्रासेस के अंदर या फिर हमारे कॉर्न कोब के अंदर मिल सकती है। टेसल जो है वो क्या है, हमारे स्टिग्मा और स्टाइल है। तो जब हम बात करते हैं एबायोटिक, एबायोटिक में दो केसेस है, विंड और वाटर। सबसे ज्यादा विंड के थ्रू होगा, विंड के अंदर होगा तो पॉलन ग्रेन बहुत नॉन स्टिकी और लाइट होना चाहिए, और जो हमारा स्टिग्मा बहुत फेदरी और लार्ज साइज का होना चाहिए। कॉर्न कोब और क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। क्लियर, सिंगल ओव्यूल, सिंगल ओवरी और इनफ्लोरेसेंस, बिल्कुल बहुत सारे फ्लावर्स आपस में एक जगह पर पैक्ड फॉर्म में। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट? No, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. बहुत कम बच्चे आए हैं आज की क्लास में कल की कंपैरिजन में। मैम हो Test सकता है के लिए काफी हम लोग- बच्चों का इकोनॉमिक्स का पेपर हो। मे बी हो सकता है, या फिर बच्चे और रीजन ये भी है कि आप ये चैप्टर बहुत बार करा चुके हो। ये तो है, लेकिन ये चैप्टर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, ये और ह्यूमन रिप्रोडक्शन इसके बाद जब मैं कराऊंगी, Yes, जितनी ma'am. बार पढ़ोगे उतनी बार का मैं। चल मैम अब आ जाओ विंड के थ्रू। हाँ जी, मैम वो जो बायोटेक का जो आपने कहा था सेकंड बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन, वो वाला मैम आप कब कराओगे पूरा? वो कल करेंगे एप्लीकेशन वाला चैप्टर हम। ओके मैम। दीपू हैंड रेस कर रहे हो, कोई डाउट है? हाँ मैम, वही पूछना था जो अभी पूछी ना, मैं भी वही सोच रहा था कि सेकेंड वाला आपने कब पढ़ा दिया, या इसके आप आज आपने थोड़ा आगे से शुरू किया ना इस चैप्टर को, तो पहले आपने कब पढ़ाया था? पहले क्या मतलब? मतलब थोड़ा आज आप आगे से पढ़ाए ना इस चैप्टर को। मैम आज ही आपने लेक्चर 2 कराया था, उसका लेक्चर 1 कब हुआ था ये पूछ रहा है वो। लेक्चर 1 हाँ, कल हुआ हाँ। था, कल हुआ था। कल कब हुआ था मैम, ये कितने टाइम? कल हुआ था बेटा, कल कल कल। पता नहीं अच्छा चला। देखो, आपके वाले ग्रुप में मैंने लिंक शेयर नहीं किया था आई थिंक, क्योंकि मैं डिटेल में ये वाला कराने वाली थी। आपको भी डिटेल में पढ़ना है अगर ये चैप्टर, तो मैं आपको लिंक शेयर कर दिया करूंगी, जिसमें हम लोग ये पूरा रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे डिटेल में। बायोटेक्नोलॉजी का एक चैप्टर मैंने कल डिटेल करा दिया था, एक और चैप्टर हमारा बच्चे रह गया वो करके, फिर उसके बाद हम डिटेल्ड में जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे। मतलब ओके मैम। जितने हाई वेटेज वाले चैप्टर है ना, नीट से पहले पहले हम उनको निपटाएंगे पहले, ताकि हम एटलीस्ट अपने 12th के जो चैप्टर्स है उनको स्ट्रॉन्ग बना दें। ठीक है, इलम कोई डाउट है ठीक आपको? है मैम। हाँ जी मैम, मेरा ये था कि जो कॉमेलिना है ये फ्लावर, ये किसका एग्जाम्पल होगा, क्लिस्टोगैमस का या फिर कैस्मोगैमस का? क्योंकि एनसीईआरटी में ना मैम दोनों दे रखे हैं, इसमें फ्लावर दोनों होते हैं। ये हमारे पास क्लिस्टोगैमस का है, तीनों इन्होंने कंबाइन फॉर्म में ही दे रखे हैं, क्लिस्टोगैमस का एग्जाम्पल में आएगा ये। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, अब वाटर वाले पे आ जाओ। ठीक है, वाटर में हमने देखा कि हमारे पास जो विंड है भाई, विंड तो ज्यादा दिखाता है, लेकिन वाटर बहुत रेयर है। किसमें पाया जाता है? सिर्फ 30 ऐसी हमारे पास मोनोकोट की जीनस है जिनके अंदर ये पाया जाता है, 30। अब किस किस के अंदर? ऑब्वियसली भाई वाटर के थ्रू हमें कराना है, तो प्लांट हमारा एक्वेटिक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो वाटर इज अ रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गेमेट अमंग, जैसे कि अब आ जाओ प्लांट किंगडम पे। प्लांट किंगडम में आपको पता है एल्गी है, एक्वेटिक है। एल्गी के बाद ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलता है। व्हाई? बिकॉज दे डिपेंड ऑन वाटर फॉर देयर फर्टिलाइजेशन। फिर ब्रायोफाइट के बाद हमारे टेरिडोफाइट आए। टेरिडोफाइट हमारे टेरेस्ट्रियल थे, लेकिन स्टिल वाटर के ऊपर डिपेंड करते थे अपने फर्टिलाइजेशन के लिए। तो वाटर के ऊपर क्यों डिपेंड करते हैं? कि ताकि वाटर के अंदर स्विम करता हुआ उनका मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंच जाए। ये प्लांट किंगडम चैप्टर के अंदर आप पढ़ते हो, तो वही चीज ही हमको लिखा के दे रहा है कि जितने हमारे लोअर प्लांट्स है, जैसे एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इन सब के अंदर वाटर ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज बिलीव दैट
कि सम ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत लिमिटेड हो चुका है। क्यों? क्योंकि भाई उनको पानी की जरूरत है फर्टिलाइजेशन के लिए, पानी नहीं मिलेगा तो जिस जगह पे पानी नहीं है वहां पे वो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। यहां से अब आप लोगों को हाईलाइट करना शुरू करना है वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रेला। वेलिस्नेरिया हाइड्रेला याद कर लेना इसको अभी क्लास में, विच ग्रो इन फ्रेश वाटर एंड सेवरल मेराइन सी ग्रासेस। सी ग्रास क्या है? जूस्टेरा। सी ग्रास जूस्टेरा। वेलिस्नेरिया हाइड्रेला कैसा है? मैम फ्रेश फ्रेश वाटर। वाटर, फ्रेश वाटर में ग्रो जूस्टेरा कैसा fresh है? water. मेराइन वाटर। मराइन वाटर। ठीक है, अब ये बोलता है कि नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन। अब हमको ये बताने की कोशिश ये कर रहे हैं यहाँ पे, हम एक सिंपल सी थ्योरी हम ये मान के चलते हैं कि भाई अगर मेरा प्लांट एक्वेटिक है तो वो वाटर के थ्रू ही फर्टिलाइजेशन कर रहा होगा, सोचते हैं ना हम लोग। लेकिन ये बोलते हैं कि भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपका प्लांट पानी में रह रहा है तो पानी को ही यूज करेगा फर्टिलाइजेशन के लिए, वो पानी के अलावा विंड का या इंसेक्ट्स का भी यूज करता है, जो इन्होंने यहाँ पे लिख के दिया हुआ है। कैसे? देखो, मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट वाटर हाइसिन, ये वाटर हाइसिन वही है ना जो टेरर ऑफ बंगाल फैलाता है, यस मैम। यस कॉर्निया। यस मैम। कॉर्निया, कॉर्निया। ठीक है, ऑफसेट के थ्रू होता है इसका, यस मैम। यस मैम। टेरर ऑफ यस बंगाल मैम। एंड वाटर लिली हमारे पास है। ठीक है, ये दोनों एक्वेटिक प्लांट है। अब इनके अंदर क्या होता है? फ्लावर इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर, मतलब ये लेट्स सपोज पानी है हमारे पास, तो इन ये क्या है ना, पानी के सरफेस के ऊपर है फ्लावर, है तो एक्वेटिक लेकिन पानी के सरफेस के ऊपर है, तो अब खुद बताओ पानी के थ्रू इनका फर्टिलाइजेशन हो सकता है क्या? Pollination No, होगा। ma'am. तो इनके अंदर क्या है? अबव द लेवल ऑफ वाटर एंड आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स या फिर विंड, या तो इंसेक्ट्स इनको पॉलिनेट करेंगे या विंड। अब सबसे ज्यादा बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होता है, जैसे ही वो एग्जांपल में देखता है वाटर हाइसिंथ का पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है? वाटर लगा के आ जाता है। नी 2023 में क्वेश्चन आया, वो तो बहुत बच्चे गलत करके आए थे इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैम एक बार रिपीट जो अभी आपने बताया। वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली एक्वेटिक प्लांट है, लेकिन एक्वेटिक प्लांट है तो इनका जो पॉलिनेशन है वो वाटर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये पानी के सरफेस के ऊपर है, पानी के अंदर डूबे हुए होते तो वाटर करता है इनका पॉलिनेशन। सरफेस के ऊपर है तो सरफेस के ऊपर है, या तो कोई इंसेक्ट आएगा इनका पॉलिनेशन करेगा या विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो जाएगा। मैम ऐसा लोटस फ्लावर में भी होता है क्या? लोटस के अंदर भी यही होता है क्योंकि वो भी वाटर सरफेस के ऊपर रहता है। क्लियर? तो सारे Yes, एक्वेटिक ma'am. प्लांट के अंदर वाटर पॉलिनेशन नहीं होगा ना? यस मैम। नेक्स्ट लाइन पढ़ो क्या लिखता है। अब बोलता है इन मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट। अब आगे नेक्स्ट एग्जांपल वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया के अंदर क्या होता है? फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर। वेलिस्नेरिया ने क्या किया? अपना वही वाटर सरफेस तक पहुंच गया लॉन्ग स्टॉक बना के, और जो इसका फीमेल फ्लावर है ये रिलीज हो जाता है वाटर के सरफेस के अंदर, एंड वाटर के थ्रू मतलब वाटर करंट के थ्रू मूव करता हुआ ये फीमेल फ्लावर तक पहुंचता है पॉलिनेशन। तो इसका मतलब वेलिस्नेरिया के अंदर पॉलिनेशन कैसा हो रहा है? वाटर पॉलिनेशन हो रहा है, नहीं हो रहा? यस मैम। जबकि अब क्वेश्चन आएगा स्टेटमेंट वाला आ जाएगा। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, मैम ने बोला था वाटर सरफेस के ऊपर होगा तो वाटर नहीं करेगा पॉलिनेशन। वेलिस्नेरिया भी सरफेस पे है, देखो जो हमारे वाटर हाइसिंथ और ये है अबव द लेवल ऑफ वाटर है, तो वेलिस्नेरिया ऑन द सरफेस ऑफ वाटर है, ये वाटर के सरफेस पे है, तो यहाँ पे वाटर के थ्रू मूव करता हुआ पॉलन ग्रेन आ जाएगा। कंफ्यूजन नहीं रखना है दोनों में, ठीक है? तो यहाँ पे वाटर करंट के थ्रू मूव करेगा। सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर एंड स्टिग्मा इन अनदर ग्रुप ऑफ। नेक्स्ट ज़ूस्टेरा आ गया हमारे पास। ज़ूस्टेरा सी ग्रास, इसके अंदर क्या होता है? इसका जो फीमेल फ्लावर पानी के अंदर ही डूबा हुआ रहता है, ठीक है? तो इसका पॉलन ग्रेन ऑब्वियसली वाटर पॉलिनेशन ही करेगा। अब इसके पॉलन ग्रेन के अंदर कुछ कुछ कैपेबिलिटी मतलब कुछ कुछ एडेप्टेशन होनी चाहिए ना, क्योंकि पानी के अंदर डूबा हुआ है। अब पॉलन ग्रेन को पानी में भिगोगे तो वो तो बहुत स्टिकी हो जाएगा, मतलब है ना? वहीं पानी में भिगोता है वो बहुत अजीब सा हो जाता है, वो मूव ही नहीं करता है बिल्कुल। तो इसके अंदर एक म्यूसिलेजिनस की कवरिंग होगी, एडेप्टेशन है पॉलन ग्रेन के अंदर ये, और वो कैसा होगा? बिल्कुल रिबन लाइक होगा, ताकि वो वाटर के अंदर इजीली मूव कर पाए। और उसके बाहर कौन सी कवरिंग होगी? म्यूसिलेजिनस कवरिंग, गीला होने से बचाएगी, वेटिंग से बचाएगी। पॉलन ग्रेन इन सच स्पीसीज लॉन्ग होगा, रिबन लाइक होगा, और वाटर के अंदर पैसिवली मूव कर पाएगा, ठीक है? और यहाँ पे इसको वेटिंग होने से कौन बचाएगा? म्यूसिलेजिनस
कवरिंग बचाएगा। हो गया। विंड के थ्रू पॉलिनेशन हमारे कॉर्न के अंदर और थोड़ा सा रेयर ग्रासेस के अंदर। वाटर के अंदर पॉलिनेशन वेलिस्नेरिया के अंदर होगा या फिर जूस्टेरा के अंदर होगा। वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली, इंसेक्ट और विंड के थ्रू होगा। मैम फेलिक्सनेरिया में ऑन द सरफेस होता है जो पॉलिनेशन होता है, इन द वाटर होता है? ऑन द सरफेस ऑफ वाटर है फ्लावर, तो पॉलिनेशन लेकिन वाटर ही कर रहा है वेलिस्नेरिया में। Okay. वेलिस्नेरिया, जूस्टेरा दोनों का पॉलिनेशन वाटर के थ्रू। वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली दोनों का पॉलिनेशन इंसेक्ट और विंड के थ्रू। डन। यस मैम। अब ये तो था हमारा एबायोटिक वाला। अब हम आ जाते हैं जरा बायोटिक वाले पे। अब हमको पॉलिनेशन जो कराना है किसी एनिमल के थ्रू कराना है। अब एनिमल से हमको कोई काम कराना है तो भाई वो फ्री में तो नहीं करेंगे ना, तो हमसे पैसे वैसे कुछ ना कुछ तो लेंगे, रिवॉर्ड चाहिए होगा। तो अब एनिमल के थ्रू अगर हमें पॉलिनेशन कराना है ना, तो उस पॉलिनेटर को, उस एजेंट को हमें कुछ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? पहला रूल तो यहाँ पे होगा कि उसको हमें अपनी साइड अट्रैक्ट कराना है। तो अट्रैक्ट करने के लिए हमने क्या करा था? पेटल्स का कलरफुल पेटल्स बना दिए थे, फ्लावर को बहुत सुंदर सुंदर सा बना दिया था ताकि इंसेक्ट फ्लावर की साइड अट्रैक्ट हो पाए, है ना। अब वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, आ रहे हैं, तो आने के लिए उनको कुछ खिलाओ पिलाओगे भी तो ना, नेक्टर दोगे उनको, नेक्टर तो उनका रिवॉर्ड क्या होगा? उनका रिवॉर्ड नेक्टर होगा। और जो नेक्टर करेंगे तो कुछ केसेस में क्या होता है, कुछ केसेस में होता है जो आपका इंसेक्ट्स आए उनके लेग से चिपक के भी पॉलन ग्रेन चिपक जाता है या खुद लेके भी चले जाते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे हमें अट्रैक्टेंट और रिवॉर्ड दो चीजों की जरूरत पड़ रही है, नहीं पड़ रही है? यस मैम। हमें एबायोटिक के लिए जब पॉलिनेशन करा रहे थे तब ऐसी कोई नीड नहीं थी। नो मैम। चलो ये हो गया। अब इसी चीज को आप यहाँ से पढ़ सकते हो कि हम लोग किन किन एनिमल्स का यूज कर सकते हैं। हम बीज का, बटरफ्लाई, फ्लाइज, किसी भी चीज का हम यूज कर सकते हैं किसके लिए? पॉलिनेशन कराने के लिए। अब अमंग द एनिमल्स इंसेक्ट्स, पर्टिकुलरली जो हमारी बीज है, मधुमक्खियां, ये सबसे ज्यादा पॉलिनेटिंग एजेंट है, डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट है। इवन बहुत लार्ज साइज के एनिमल जैसे कि लेमर हो गया, ट्री ड्वेलिंग्स हो गए, रोडेंट्स हो गए, कभी कभी ये भी पॉलिनेटर की तरह काम कर सकते हैं। मेजॉरिटी इंसेक्ट पॉलिनेशन कराने के लिए हमको क्या है? फ्लावर जो है हमारा लार्ज साइज का होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, फ्लावर के अंदर एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस होनी चाहिए और उस फ्लावर के अंदर बहुत सारा नेक्टर होना चाहिए, तभी तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। व्हेन द फ्लावर इज स्मॉल, जब फ्लावर आपका छोटा है, बहुत सारे फ्लावर, अगर फ्लावर हमारा छोटा है तो कैसे करेंगे? उस फ्लावर का एक इनफ्लोरेसेंस बना लेंगे, जैसे हमने कॉर्न के केस में देखा था, है ना। बहुत सारे फ्लावर्स को एक जगह इकट्ठे करके रहेंगे वो हमेशा, जिसकी वजह आपने ये जनरली अपने आसपास भी देखा होगा। कोई फ्लावर बड़ा सा है तो ग्रुप में नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत छोटे छोटे फ्लावर है ना तो आपस में एक जगह इकट्ठे इकट्ठे मिलेंगे आपको। देखा है ये चीज कभी? फ्लावर वाले जो प्लांट ना। चलो अब अगर हम पॉलिनेशन विंड के थ्रू पॉलिनेशन कराते हैं तो उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, एनिमोफिली। एनिमोफिली। वाटर के थ्रू करते हैं तो हाइड्रोफिली। एनिमल के थ्रू करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? जूफिली। वो इंसेक्ट का होता है। इंसेक्ट के थ्रू कराएंगे तो एंटोमोफिली। एंटीमोफिल। याद रहेगा? मैम एनिमल में हम बैट का एग्जांपल ले सकते हैं ना? दे सकते हो, काइरोपेट्रोफिली। यस मैम। मैम बैट्स तो काइरोपेट्रोफिली में आते हैं। दिखाइए चला एक बार। बैट काइरोप्टेरोफिली में आता है। सिंपल सिर्फ देखो, सिर्फ एनिमल की बात करोगे तो जूफिली, इंसेक्ट की बात करोगे तो एंटीमोफिली, बैट की बात करोगे तो काइरोप्टेरोफिली। चलो लिख देती हूँ अभी। मैम बर्ड्स का भी लिख दो फिर, ऑर्निथोफिली। लो बेटा, बर्ड का भी लिख दिया, ऑर्निथोफिली। या यस मैम। यस मैम।
चलो इतना हमको समझ में आया। अट्रैक्टेंट की तरह हमारा ऑर्डर ऑफ फ्रेग्रेंस वर्क करेगा, रिवॉर्ड की तरह क्या वर्क करेगा? नेक्टर। तो फिर इसके अलावा एक और रिवॉर्ड होता है कि भाई अगर हम किसी इंसेक्ट को अपनी साइड अट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम उसको नेक्टर नहीं दे सकते, तो हम उसको बोलेंगे कि हमारे फ्लावर के अंदर एक स्पेस है कि आप वहां पे अपने एग ले कर सकते हो, है ना? एग ले करने के लिए उसको स्पेस दे देंगे। जैसे होता है ना मॉलिक्यूल ऑफ ओवरी Moth में और यूका yucca। प्लांट और मोथ की। म्यूचुअलिज्म कंडीशन होती है। म्यूचुअलिज्म में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके करते हैं कि भाई इसको बोलेंगे कि तू मेरा फायदा कर, मैं तेरा फायदा करूंगा। इसका एग्जांपल है आपका यूका प्लांट एंड मॉथ। अब ये क्या करता है? ये मॉथ इस यूका प्लांट का पॉलिनेशन करता है, ठीक है? तो बदले में इस मॉथ को क्या मिल रहा है? इसको ये मिल रहा है कि भाई ये अपना इस यूका प्लांट के अंदर एग ले कर रहा है, इसको एक स्पेस मिल रहा है अपने एग ले करने के लिए, ठीक है? एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है 6 फीट हाइट का एक सबसे बड़ा साइज का फ्लावर, एमोर्फोफेलस। एमोर्फोफेलस, इसके अंदर भी बहुत सारा स्पेस होता है। इसी स्पेस को हमारे जो पॉलिनेटर्स है ना वो यूज करेंगे किसके लिए? एग ले करने के लिए, ठीक है? तो याद रखना है यूका एंड मॉथ का म्यूचुअलिज्म है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है ये। समझते हो ना शीतल, सिम्बायोटिक एसोसिएशन? यस हिमा, कोई डाउट है? यस मैम। मैम मैंने जब इसका क्वेश्चन सॉल्व किया था एग्जाम्पलर का, तो मैम उसमें था कि एमोर्फोफेलस का जो प्लांट है वो पॉलिनेट किससे होता है, तो मैम किससे पॉलिनेट होगा? मौत के थ्रू होता है इसका भी, ठीक है? ठीक है मैम। और किसी को कोई डाउट? दीपू क्लियर है? नहीं मैम। क्लियर है सब। आज इस चैप्टर को फिर विल ट्राई फिनिश कर लेते हैं हम लोग। हो जाएगा आराम से। क्योंकि अब इसके आगे वाला जो पार्ट है ना उसमें बहुत रेयर सी चीजें बच गई हैं जिनसे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। अब आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होता है समझ लो इसको, ठीक है? इसके अंदर अभी हम एक चीज देख रहे हैं कि भाई मेरे पास एक फ्लावर है और इस फ्लावर के अंदर ना हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन चला जा रहा है, हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन चल रहा है। तो इसकी वजह से इसके अंदर कभी भी वेरिएशन नहीं आ पाएंगे ना, यस मैम, नहीं आ पाएंगे। कभी भी वेरिएशन नहीं आएगा। और अगर इस फ्लावर के अंदर कोई हार्मफुल कैरेक्टर है तो बार बार वो हार्मफुल कैरेक्टर ही अपने आप को एक्सप्रेस करता रहेगा, यस मैम। तो इस वजह से इस फ्लावर के अंदर एक कंडीशन आ जाएगी, दैट कंडीशन इज नोन एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकने के लिए यूज की जाती है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग मतलब हमें ब्रीडिंग करानी है लेकिन किसी दूसरी स्पीसीज से, किसी दूसरे सेल्फ को रोकना है, आउट ब्रीडिंग कराना है। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्यों? टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए। तो यहाँ पे वी हैव 3 केसेस। फर्स्ट डाइकोगैमी, डाइकोगैमी, सेकेंड हर्कोगैमी, and third we have self incompatibility. क्या होगा देखो, डाइकोगैमी के अंदर क्या होगा, हम ये बोलेंगे कि भाई मेरा फ्लावर है। अब ऑब्वियसली हमको इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ रहा है तो जनरली बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर ही आएगा ना इनब्रीडिंग डिप्रेशन। यस मैम। उस बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर लेट्स सपोज ऐसा हो जाए कि एंथर अलग टाइम पे मैच्योर हो रहा है और स्टिग्मा अलग टाइम पे मैच्योर हो रहा है। वॉइस नहीं आ रहा है? मैम आ रही है। आ रही है वॉइस।
तो डाइकोगैमी के अंदर क्या होता है बेटा, एंथर और स्टिग्मा दोनों के दोनों एसिंक्रोनस बन जाते हैं। एसिंक्रोनस का मतलब क्या हुआ? मैम मैम, मैच्योरिटी टाइम डिफरेंट टाइम पे होगी, आंसर के मैच्योरिटी मेच्योरिटी टाइम अलग अलग हो जाता है दोनों का। कि भाई लेट सपोज हमारे पास जो एंथर है वो तो 3 मंथ में मेच्योर हो रहा है, स्टिग्मा 5 मंथ में मेच्योर हो रहा है। अब जब एंथर 3 महीने में मेच्योर हो जा रहा है तो वो तो पोलन ग्रेन रिलीज कर देगा, स्टिग्मा तब तक मेच्योर ही नहीं हुआ पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करने के लिए। तो क्या कभी सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है? तो हमें सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट करना, हो गया सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट। हर्कोगैमी में क्या होता है, हर्कोगैमी में हम लोग मेल और फीमेल पार्ट की दोनों की स्ट्रक्चर डिफरेंट कर देते हैं। कैसे स्ट्रक्चर डिफरेंट करते हैं? जैसे लेट सपोज ये फीमेल पार्ट है, ठीक है, ये हमारे पास ऐसे स्टेमन है, यहां से जैसे पॉलन ग्रेन निकलेगा सबसे ज्यादा चांसेस है डायरेक्टली स्टेमन पे आएगा। यस मैम। तो हमेशा इसका मतलब ये सेल्फ पॉलिनेशन करेगा ही करेगा। लेकिन अगर इसके अंदर कुछ ऐसी कंडीशन हो जाए तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन निकलेगा, नीचे गिरेगा, बहुत कम चांसेस है ना कि ये नीचे से उठ के ऊपर आ पाएगा ऐसे। यस मैम। यस मैम। इसको बोलता है हर्कोगैमी, कि इन दोनों की पोजीशन डिफरेंट करा दो। मैम डाइकोगैमी डाइकोगैमी दोबारा बता दो। डाइकोगैमी में मेल और फीमेल दोनों अलग अलग टाइम पे मेच्योर हो रहे हैं, मेच्योरिटी टाइम पीरियड एसिंक्रोनस बन गया। हर्कोगैमी में इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मतलब अरेंजमेंट कर दिया हमने। डाइकोगैमी मेच्योर डिफरेंट टाइम। यस महक। मैम ये जो डाइकोगैमी और ये जो मैम हर्कोगैमी है ये मैम आर्टिफिशियली होती है, फिर प्लांट खुद अडेप्ट करते हैं? प्लांट खुद अडेप्ट करते हैं, मतलब इस टाइप की अडेप्टेशन देखी गई है प्लांट्स में। ओके मैम। सेल्फ पॉलिनेशन। तो मैम ये स्ट्रक्चर बनते कैसे हैं कि जैसे कि प्रिवेंट कर सके सेल्फ पॉलिनेशन को? क्या होगा, फीमेल पार्ट जो है उसका साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, मेल वाले का छोटा रह जाएगा। ओके मैम। सेल्फ चेंज हो जाएगी, क्या क्या पोजीशन चेंज हो जाएगी ना। पोजीशन चेंज हो जाएगी। सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी मतलब ये खुद हमारा स्टिग्मा चेक करेगा कि आने वाला पोलन ग्रेन मेरे लिए कंपैटिबल है या नहीं है। और स्टिग्मा के अंदर एक ऐसी सुपर पावर है कि भाई वो पहचान लेता है कि सेम ही प्लांट से, सेम ही फ्लावर से अगर पोलन ग्रेन आ रहा है तो वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। एक्सेप्ट करने का मतलब उसको जर्मिनेट नहीं होने देगा, जर्मिनेट होने का मतलब उसको पोलन ट्यूब नहीं बनाने देगा। तो जैसे ही पोलन ग्रेन आता है स्टिग्मा के ऊपर, उन दोनों के बीच में केमिकल डायलॉगिंग होती है। उस केमिकल डायलॉगिंग में स्टिग्मा पता लगा लेता है कि ये जो पोलन ग्रेन आया है ये मेरे लिए कंपैटिबल है या नहीं है। कंपैटिबल नहीं होता तो वो उसको रिजेक्ट कर देता है, कंपैटिबल है तो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। दिस इज नॉन एज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये कि एक जेनेटिक मैकेनिज्म है प्लांट के अंदर, जेनेटिकली होता है ये कि भाई जो जीन्स स्टिग्मा के हैं सेम जीन्स वाला पोलन ग्रेन मैं एक्सेप्ट करूंगा ही नहीं बिल्कुल। यस मैम। यस मैम। तीनों केसेस डाइकोगैमी, हर्कोगैमी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कैसे हम प्रिवेंट करा रहे हैं? मैम जो स्टिग्मा है वो सेम प्लांट के पोलन को एक्सेप्ट नहीं करता, तो मैम ये सब में ही नहीं करता या ये किसी किसी प्लांट्स में होता है? ऑलमोस्ट सब में होता है। सेम प्लांट का एक्सेप्ट नहीं करता लेकिन सेम स्पीसीज का करेगा फ्रॉम डिफरेंट प्लांट, क्योंकि दो प्लांट के अंदर जीन्स तो सेम नहीं हो सकते ना बिल्कुल। यस अब ये तो नहीं है कि मैंगो प्लांट क्या मैंगो का फ्लावर है तो मैंगो का गुआवा का पोलन ग्रेन एक्सेप्ट कर रहा है, ऐसे नहीं करेगा, करेगा मैंगो का ही, लेकिन जेनेटिक मैकेनिज्म है, एक जीन उसके अलग होने चाहिए। ओके मैम। ठीक है, अब जितना मैंने चीजें बताया सब आपका इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा कि इन सम स्पीसीज पोलन ग्रेन में पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा की, पोलन तो रिलीज हो गया लेकिन स्टिग्मा की जो रिसेप्टिविटी है वो एसिंक्रोनस हो गया, सिंक्रोनाइज वे में नहीं है। या फिर पोलन इज रिलीज बिफोर द स्टिग्मा, स्टिग्मा के मेच्योर होने से पहले ही आपका पोलन रिलीज हो जाए। कुछ स्पीसीज में क्या होता है, एंथर और स्टिग्मा अलग अलग पोजीशंस पे होता है, सो जो पोलन है वो डायरेक्टली किसके साथ, स्टिग्मा के कांटेक्ट में नहीं आ पाता। ये दोनों की दोनों डिवाइसेस क्या करती हैं, ऑटोगैमी को प्रिवेंट करती है। थर्ड हमारे पास क्या है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जेनेटिक मैकेनिज्म है जो सेल्फ पॉली मतलब सेम फ्लावर या फिर सेम ही प्लांट का दूसरा फ्लावर,
ऑटोगैमी जिटनोगैमी दोनों को प्रिवेंट कर रहा है, उसको ये रोकेगा। आगे समझ में? यहाँ पे देखना, इन बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। मेल और फीमेल फ्लावर सेम ही प्लांट के ऊपर प्रेजेंट है, तो कैसा प्लांट हुआ ये? बाइसेक्सुअल प्लांट हुआ ना। यस Yes, मैम। ma'am. इसका एग्जाम्पल क्या है? कैस्टर एंड मेज, मोनोशियस है, तो ये हमेशा ऑटोगैमी तो प्रिवेंट कर लेगा, क्योंकि फ्लावर बाइसेक्सुअल नहीं है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है। ऑटोगैमी प्रिवेंट कर लेगा, बट जिटोगैमी नहीं प्रिवेंट कर पाएगा ना। तो इसको याद रखना है, कैस्टर और मेज के अंदर प्लांट बाइसेक्सुअल है बट फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, जिस वजह से वो ऑटोगैमी को तो प्रिवेंट कर लेगा, जिटोगैमी को नहीं करेगा। पपाया का मैंने आपको बताया था, पपाया ऑटोगैमी जिटोगैमी दोनों को प्रिवेंट कर लेता है, बट जीनोगैमी को नहीं प्रिवेंट, मतलब जीनोगैमी होता है उसके अंदर। ठीक है, मैम एक बार कैस्टर वाला बता दीजिए मैम, कि जिसमें प्लांट जो है वो बाइसेक्सुअल है और फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल है, तो मैम जिटनोगैमी नहीं कर पाएगा प्रिवेंट? जिटनो ही होगा उसके अंदर अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है। नहीं, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है और प्लांट बाइसेक्सुअल है, ये बोल रहे हो ना। देखो हमारे पास आप बोल रहे हो कि मैम प्लांट तो बाइसेक्सुअल है और फ्लावर यूनिसेक्सुअल, मतलब फ्लावर या तो मेल है या फीमेल है, तो भाई दो अलग अलग फ्लावर के बीच में हो जाएगा, तो जिटनो तो होगा इसके अंदर, यस मैम। ऑटोगैमी नहीं होगा। अभी जो मैंने आपको पपाया बताया, याद कराया था, अभी पपाया में भी ये सेम चीज बोल रहा है कि पपाया क्या करता है? ऑटो जिटनो दोनों को प्रिवेंट करता है, जीनो उसके अंदर होता है सिर्फ। ठीक है, तो कैस्टर और मेज सिर्फ ऑटो को प्रिवेंट करता है, पपाया ऑटोगैमी जिटनोगैमी दोनों को प्रिवेंट करता है। क्लियर? यस मैम। चलो, अब आता है कि हमारे पास ये तो हमारा केस था कि भाई अब ना इट्स लाइक एक स्टोरी की तरह हम समझ रहे हैं कि हमने पहले माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पोलन ग्रेन को बनवाया, फिर मेगास्पोरेंजियम के अंदर हम लोगों ने एम्ब्रियोसेक बनवाया, सब कुछ बन के बिल्कुल तैयार है। हमारी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जो चल रही थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो फिनिश हो गई ना, यस प्री मैम। फर्टिलाइजेशन। मैम। अब हमारा पॉलिनेशन चल रहा है, पॉलिनेशन भी हमने करा दिया अलग अलग एजेंट्स की हेल्प से। अब जो पोलन ग्रेन है वो पहुंच गया है किसके ऊपर? पिस्टिल के ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर पहुंच गया है। अब वहां पे जाने के बाद क्या कंडीशंस होगी? ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन होगा, तो अब हम सेकेंड इवेंट पे हैं, तो यहाँ से हमें पढ़ना है कि पोलन और पिस्टिल के बीच में क्या क्या इंटरेक्शन होगा। तो ऑब्वियसली वो पहले उसकी इनकम्पैटिबिलिटी चेक करेगा, यस मैम। है ना। तो ये बोलता है कि पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी कि भाई राइट टाइप का पोलन ग्रेन, कुछ भी पोलन ग्रेन आ सकता है, तो ये कैपेबिलिटी हमारे पिस्टिल के पास होनी चाहिए कि उसको एक्सेप्ट करना है नहीं करना है। द पिस्टिल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन कि ये आपका राइट टाइप का है या फिर रॉन्ग टाइप का है। अगर वो राइट टाइप का है तो पिस्टिल उसको एक्सेप्ट कर लेगा और फिर उसको पोस्ट पॉलिनेशन करना है। पोस्ट पॉलिनेशन मतलब वहां पे उसको पोलन ट्यूब बनाने देगा। ठीक है, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स दैट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। लेकिन अगर हमारा पोलन जो है वो रॉन्ग टाइप का है तो पिस्टिल उसको रिजेक्ट कर देगा, उसका पोलन जर्मिनेशन नहीं होने देगा, यही होगा ना। यस मैम। और उसकी पोलन ट्यूब की ग्रोथ को भी रोक देगा। तो इसी एबिलिटी को, द एबिलिटी ऑफ द पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द पोलन, ये एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। ये क्या है? एक डायलॉगिंग है, किसके बीच में? पोलन ग्रेन और पिस्टल के बीच में। कैसी? केमिकल मेडिएटेड डायलॉगिंग है ये। It is only in recent year botanists have been able to identify some of the pollen and pistil component and the interaction leading to recognition followed by accept। मतलब आज के टाइम में ही बॉटनिस्ट ने ये चीज आइडेंटिफाई किया है कि पोलन और पिस्टिल के बीच में ऐसा क्या कंपोनेंट है जी हमारा पोलन ग्रेन उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है और उसको रिकॉग्नाइज करके पहचानता है कि इसको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है। लेकिन इसके लिए कोई एग्जैक्टली ये नहीं है कि इनके बीच में होता क्या है, उस चीज के पीछे कोई थ्योरी अभी तक नहीं है हमारे पास कि कैसे वो एक्सेप्ट करता है, कैसे रिजेक्ट करता है, कैसे आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफिकेशन नहीं है, बट इतना है कि कुछ ना कुछ केमिकल मेडिएटेड होता है कि पिस्टल कोई केमिकल आइडेंटिफाई कर लेता है पोलन ग्रेन के अंदर कि ये केमिकल है तो एक्सेप्ट करना, नहीं है तो रिजेक्ट करना। इतनी थ्योरी है बस इसकी। ठीक है, अब जैसे ही पोलन ग्रेन ने एक्सेप्ट कर लिया तो ऑब्वियसली पोलन ट्यूब बनेगी, और पोलन ट्यूब कहाँ से बाहर निकल के आती है? मैम जंप। पोलन ट्यूब कौन सी लेयर से बनती है? जंप फोर्स इन टाइम से। इन टाइम से बनती है।
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी तो मैं बोल नहीं रही हूँ, बट मैं इन टाइम तक जब बोली तब नहीं आई आवाज। वो मैम बीच आई में थी मैम। आ रही है मैम। हो सकता है थोड़ा बहुत नेटवर्क इश्यू हो गया। तो अब नेक्स्ट चीज देखो, अब क्या करना है, थोड़ा सा डायग्राम बेस्ड समझाती हूँ, क्योंकि यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन इतने नहीं आते, बट एक क्लैरिटी आपके माइंड में होना चाहिए कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। ये ऊपर आपकी एंटीपोडाल सेल्स होंगी, यस मैम। ये सेंटर में आपका एक्सेल। और ये यहाँ पे सिनार्चिड, ठीक है। तो जैसे ही आपका ये पॉलन ग्रेन आया यहाँ पे बहुत सारा मॉइस्चर है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इन टाइन ऐसे स्वेल हो जाएगा, तो अभी ऐसे पॉलन ट्यूब बनाना शुरू करेगा, ठीक है। पॉलन ट्यूब में क्या होगा ना, अब ऑब्वियसली ये वेजिटेटिव सेल है यहाँ पे, ठीक है। तो वेजिटेटिव सेल के पास बहुत सारा फूड था ना, यस मैम। तो इस पॉलन ट्यूब को ग्रो करने के लिए, और जो मेल गेमीट बैठे, भाई गेमीट को भी फूड चाहिए, तो पहले सारा का सारा वेजिटेटिव सेल से फूड ले लेते हैं वो। जब वेजिटेटिव सेल का सारा फूड खत्म हो जाता है, फिर ये क्या करता है, ये हमारा जो स्टाइल है ना, इस स्टाइल की जो टिश्यूज है, इन टिश्यूज से फूड लेना शुरू कर देता है और ऐसे ग्रो करते जाता है। अब ये ग्रो कर रहा है, इसको पता कैसे चलेगा भाई यहाँ पे सेंटर में एक सेल है, ये सिनर्जिड बताया ना। सिनर्जिड स्टेप बाय स्टेप समझना बिल्कुल। सबसे पहले क्या होगा, ये पॉलन ट्यूब एक सिनर्जिड सेल के अंदर एंटर होगी, सिनर्जिड में आई सबसे पहले, फर्स्ट सिनर्जिड सेल में। जैसे ही ये सिनर्जिड के अंदर आई, वो सिनर्जिड डीजनरेट हो गया। जैसे ही एक सिनर्जिड डीजनरेट हुआ, पॉलन ट्यूब एंटर हुई, दूसरा सिनर्जिड भी डीजनरेट हो गया। पहले एक डीजनरेट हुआ, फिर दूसरा। जैसे ही डीजनरेट हुआ, तो डीजनरेट होते ही यहाँ पे दो गैमीट आ रहे थे ना साथ में। यस मैम। एक गैमीट ने यहाँ पे फ्यूज कर लिया और दूसरे ने मैम पोलर न्यूक्लियाई पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर लिया, तो डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। और इधर जो ये एंटीपोडाल सेल्स हैं, ये भी सब डीजनरेट होने लगते। सब डीजनरेट कर गए। और वो याद है ना, 2 सेल स्टेज, यहाँ पे आके 3 सेल्ड बना होगा अगर 60% वाला केस होगा, वो पता है। तो ऐसे ही आपका पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता रहता है। पॉलन ट्यूब को की ग्रोथ में कौन हेल्प करता है, हम स्टाइल टिश्यू जर्मिनेशन में बोरॉन हेल्प करता है। बोरॉन पॉलन ट्यूब की ग्रोथ कराने में हेल्प करता है। वैसे क्वेश्चन मिनरल न्यूट्रिशन से आता था, बट अब तो मिनरल न्यूट्रिशन आपको पढ़ना नहीं होता। ये देखो, ये जो डायग्राम दिया हुआ है, बोरोन लिखा है। हाँ जी बेटा, बोरोन, बोरोन पॉलन ट्यूब की ग्रोथ में हेल्प करता है। बोरोन के साथ साथ कैल्शियम भी होता है। पोलन को जर्मिनेट करने में बोरोन हेल्प कर रहा है, और फिर आगे उसकी वो कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ होती चली जाए, उसको कैल्शियम मेडिएटेड है वो। पोलन को जर्मिनेट करने में बोरोन हेल्प करता है, वो पोलन ट्यूब ग्रोथ होती चली जाए, वो हमारा देखता है कौन, कैल्शियम। ये डायग्राम समझ में आ रहा है मैंने जो बनाया उस हिसाब से, यस मैम। यस मैम। है ना। देखो भाई मिल रहा है, ये एंटीपोडाल ये सब हो गया, ठीक है। अब ये वाला डायग्राम देखो, ये फिलिफॉर्म यहाँ से एंटर हुआ, देखो ये 2 मेल गैमीट आ रहे हैं, ये फिलिफॉर्म एपिट्रेटस, ये सिनर्जिड आपका, ये एंटर हुआ, देखो सिनर्जिड टूट गया ना, मेल गैमीट रिलीज हो गया। ये मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज कर रहा है और एक इसके साथ फ्यूज कर रहा है, इवेंट डन। यही सारी चीज जो मैंने आपको बताई कहानी, यही कहानी इन्होंने यहाँ पे लिख के दी हुई है प्रॉपर्ली, कैसे हो रहा है, आता है एक सेल टूटता है, दूसरा टूटता है, ये सब चीजें चलती जाएंगी। अब नेक्स्ट केस आता है यहाँ पे हमारे पास, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हमें क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब समझते हैं आप लोग, हाइब्रिड बनाना। हाइब्रिड कैसे बनता है, फ्यूजन से बनता है। हमें क्या बनाना है, हमने पोलन बैंक याद रखो, -196 लिक्विड नाइट्रोजन में पोलन ग्रेन को हमने स्टोर करके रखा था। अब मैं उस पोलन ग्रेन को यूज करना चाहती हूँ, तो मैंने क्या किया, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर लिया, ठीक है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर लिया, इसके पास ऑब्वियसली स्टेमन भी है, इसका स्टेमन यहां से मैंने कट कर दिया, स्टेमन को रिमूव कर दिया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन। अब
स्टेमन को क्यों रिमूव किया? ताकि भाई यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन ना हो जाए, क्योंकि मुझे वो पॉलन बैंक में जो मैंने पॉलन ग्रेन रखा हुआ है ना, मुझे उसके थ्रू इसका पॉलिनेशन कराना है। तो इसको हटा दिया और फिर मैंने इसको एक बैग में कवर कर दिया। क्यों मैंने इसको बैग में कवर किया? ताकि कोई अनवांटेड पॉलन ग्रेन हवा में इधर उधर से आके इसको जर्मिनेट ना कर दे, है ना। तो बैगिंग जरूरी है। तो सबसे पहले मैस्कुलेशन करा, मेल पार्ट को हटा दिया, फिर हमने इसको बैगिंग किया, एक बैग में अच्छे से कवर अप करके रख दिया ताकि कोई अनवांटेड पॉलन ग्रेन ना आए। और फिर जो पॉलन ग्रेन मुझे चाहिए था, जिसके साथ कराना था, उसको लेके आए और इस पे स्प्रेड करा और प्रोसेस होना स्टार्ट हो गया और मुझको जिस टाइप का फ्लावर चाहिए था वो मिल जाएगा। यस हो गया मैम। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियली अपनी तरीके का मैंने एक प्लांट बना लिया जिससे हम क्रॉप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। यस मैम। ठीक है, चलो। और अगर मेरे पास कोई प्लांट है वो यूनिसेक्सुअल है, उसके अंदर सिर्फ फीमेल फीमेल है, तो ऑब्वियसली वहीं मैस्कुलेशन की जरूरत नहीं है ना। बैगिंग बैगिंग हम कर देंगे, मैस्कुलेशन हम करेंगे नहीं वहां पे। अब आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट केस। अब ये केस कैसे बनता है देखो, मैंने आपको बताया था जैसे ही हमारे पास जाइगोट बन जाएगा, क्योंकि एक मेल गैमीट ने आके एग के साथ फ्यूज किया, दोनों सिनर्जिड डीजनरेट होने लग रहा है इधर एंटीपोडाल डीजनरेट होने लग रहा है, सेंटर में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया, ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर बन गया। अब ये सब डीजनरेट हो जाएगा, एंटीपोडाल सिनर्जिड सब डीजनरेट होके मेरे पास ये बच जाएगा क्या, ऐसे जाइगोट। अब इस जाइगोट के अंदर डिवीजन होने स्टार्ट हो गए। डिवीजन के स्टेप याद नहीं रखने, सिर्फ ये याद रखना है, सबसे पहले क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद ग्लोब्यूलर शेप का एम्ब्रियो बनता है, ग्लोब्यूलर के बाद हार्ट शेप एम्ब्रियो, हार्ट शेप मैम। हार्ट शेप के बाद मैच्योर एम्ब्रियो। अब मेच्योर एम्ब्रियो में आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 कोटिलीडन है। यस मैम। यस मैम। किसका होगा, Yes, डाइकोट का होगा। यस मैम। डाइकोट। एक कोटिलीडन होता तो मोनोकोट का बोल देते, यस मैम। मोनोकोट का बोल देते ना। अब एक चीज और याद रखनी है, जो हमारा ओवरी था आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ओवरी किस में कन्वर्ट होता है, ओवरी से बन जाता है और जो हमारे ओव्यूल्स के अंदर सीड। क्या बन जाता है, सीड। याद रखना है। ओवरी से फ्रूट बनता है, ओव्यूल से सीड बनते हैं। हमारे एम्ब्रियो के अंदर जो ऊपर होता है ना, एक रेडिकल और एक होता है प्ल्यूम्यूल। रेडिकल क्या बना देता है आगे जाके, रूट, और प्ल्यूम्यूल क्या बनाता है आगे जाके, शूट बनाता है। मोनोकोट का जो कोटिलीडन होता है उसके लिए एक टर्म यूज करता है, स्क्यूटेलम, यस मैम। क्योंकि मोनोकोट के अंदर सिर्फ एक ही कोटिलीडन है और उसका नाम हम बोल देते हैं स्क्यूटेला। इतनी चीजें लिख लो इसको जल्दी जल्दी से। ओवरी से फ्रूट, ओव्यूल से सीड, रेडिकल से रूट, प्ल्यूम्यूल से शूट। हो गया। यस मैम। चलो अब नेक्स्ट चीज, अब हमने क्या किया देखो, जाइगोट से एम्ब्रियो बनवाया, तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनवाने के लिए वी नीड फूड ना, बहुत सारा फूड चाहिएगा। फूड कहाँ से आएगा, अब वो फूड कहाँ से आएगा मैम एंडोस्पर्म से। एंडोस्पर्म से आएगा। तो इसका मतलब हमको जाइगोट से एम्ब्रियो बनवाने से पहले एंडोस्पर्म बनवाना पड़ेगा ना। यस मैम। अब ये एंडोस्पर्म 2 टाइप से होता है, एक होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और एक होता है सेलुलर एंडोस्पर्म। सेल्यूलर। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड सेल्यूलर एंडोस्पर्म। हमेशा याद रखना, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होगा, बहुत सारे कैरियोकाइनेसिस चल रहे होंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस बन रहे होंगे। सेल्यूलर में पहले एक बार कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। नारियल पानी तो सबने पिया होगा ना। यस मैम। यस जो मैम नारियल पानी के अंदर आप पानी पीते हो ना, वाटर, वो वाटर क्या है आपका, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। लेकिन जो उसके अंदर मलाई वाला पार्ट होता है, कर्नल, वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से भी, लिख लो इसको जल्दी से। तो इसका मतलब हमेशा पहले एंडोस्पर्म बनेगा
उसके बाद हमारा जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, और जाइगोट से एम्ब्रियो बनने के बाद ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ओव्यूल्स सीड में। सीड में। देखो जल्दी जल्दी से, मैम हो गया। हो गया? ये हमने पढ़ लिया, ट्रिपल फ्यूजन वगैरह ये सब तो हम कर ही चुके थे। एंडोस्पर्म हमने देख लिया कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट दीजिए। हमेशा पहले होगा किससे, एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले, ठीक है। अब ये दोनों स्ट्रक्चर ध्यान दो, दो कॉटिलिडन दिख रहे हैं आपको, यस डाइकोटिलस, मैम। प्ल्यूमल शूट बनाएगा, रेडिकल रूट बनाएगा, रूट के ऊपर एक रूट कैप होता है, और ये आपका दिस इज योर हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल एक कॉटिलिडन का एक लेवल होता है कि भाई इससे ऊपर प्ल्यूम्यूल है, इससे नीचे रेडिकल है, एक लेवल बना देता है एम्ब्रियोनल एक्सिस का। और नीचे ये हमको मोनोकॉट का दिखाता है, तो ये ना स्क्यूटेलम, स्क्यूटेलम क्या है इसका, कॉटिलिडन। कॉटिलिडन। अब एक एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे याद रखना, प्ल्यूमल होता है जहां से शूट बनता है, तो हमारे पास मोनोकॉट के प्ल्यूम्यूल के ऊपर एक्स्ट्रा टिश्यू प्रेजेंट होता है विच इज योर कॉलियोप्टाइल, सिर्फ मोनोकॉट में। और यहाँ पे भी रेडिकल के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है शीथी कवरिंग विच इज योर कोलियोराइजा। कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा। कोलियोप्टाइल कैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ना, फोलियर स्ट्रक्चर हम इसको बोलते हैं, फोलियर स्ट्रक्चर। और जो ये आपका कोलियोराइजा है कैसे दिख रहा है, एक शीत लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, यस मैम। ये आपका शीत लाइक। तो प्ल्यूम्यूल के ऊपर कोलियोप्टाइल और रेडिकल के ऊपर कोलियोराइजा। डन? यस मैम। ये हो गया हमारा एम्ब्रियो की शेप, आप याद रखोगे ही, सबसे पहले जाइगोट, जाइगोट से ग्लोबुलर, फिर हार्ट शेप, फिर आपका मिच्योर बन जाता है। दो कॉटिलिडन होंगे, एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा एक। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस मतलब आप उससे ऊपर वाला पार्ट, ये बीच में था ना, मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे, दिस इज योर एम्ब्रियोनल एक्सिस। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर प्ल्यूम्यूल, नीचे रेडिकल, ठीक है। या फिर ऊपर वाले पार्ट को हम एपिकोटाइल भी बोल देंगे, और नीचे वाले को हाइपोकोटाइल भी बोल देंगे। हमेशा नीचे रेडिकल, ऊपर प्ल्यूम्यूल। ठीक है। मोनोकॉट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉटिलिडन होता है विच इज योर स्क्यूटेलम। अब आ जाओ इसके सीड्स के ऊपर। सीड किससे बनता है, ओव्यूल से। ओव्यूल से। ना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है। अब यहाँ पे सीड दो टाइप की होंगे, नॉन एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस। अब एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ फूड स्टोर का। क्या फूड स्टोर का डिफरेंस है, हम फूड कहाँ से मिल रहा था, एंडोस्पर्म से मिल रहा था ना। तो अगर हमारे एंडोस्पर्म को हमारे मतलब हमारे जो एम्ब्रियो बन रहा है उस एम्ब्रियो ने पूरी तरीके से यूज कर लिया, सारा एंडोस्पर्म यूज कर लिया, कुछ भी फूड नहीं बचा, तो उस टाइप के सीड को हम बोलेंगे नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स। क्या बोलेंगे, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स के अंदर कोई रेजिडुअल एंडोस्पर्म नहीं होता, क्योंकि उनका सारा एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया गया है, कब, एम्ब्रियन डेवलपमेंट के टाइम पे। एग्जाम्पल याद रखने हैं, पी और ग्राउंडनट। लेकिन एल्ब्यूमिनस कौन से होता है, एल्ब्यूमिनस वो होता है जिनके अंदर सारा एंडोस्पर्म यूज नहीं किया गया है, कुछ बच गया है उनके अंदर। एग्जाम्पल व्हीट, मेज, बार्ले, सनफ्लावर। ये याद रखना है। एक और केस आता है, किसी किसी केस में ना, जो हमारा हमें याद है ना आपका न्यूसिलस का टिश्यू, न्यूसिलस का हमने सिर्फ एक सेल यूज किया था, हमने बोला था साइड साइड वाले डिजेनरेट हो जाते हैं। यस मैम। तो कभी कभी क्या होता है, वो न्यूसिलस भी बच जाता है कुछ अमाउंट में, उस परसिस्टेंट का मतलब होता है बचा हुआ, उस बचे हुए न्यूसिलस को हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। और वो किसके अंदर पाया जाता है, आपके ब्लैक पेपर या फिर बीट के अंदर पाया जाता है। रेमनेंट, रेमनेंट मतलब बचा हुआ पार्ट है किसका, न्यूसिलस का। क्लियर। नॉन एंडोस्पर्मस, एंडोस्पर्मस या फिर एल्ब्यूमिनस, नॉन एल्ब्यूमिनस और पेरिस्पर्म, तीन टर्म आपको याद रखनी है। अब हमारा सीड बनके तैयार है बिल्कुल,
ठीक है। सीड आपका, अब सीड के अंदर दो केसेस आएंगे, या तो सीड डोर्मेंट स्टेज में रहेगा या फटाफट जर्मिनेट कर जाएगा। सीड जर्मिनेट का मतलब क्या होता है? सीड जर्मिनेट करके प्लांट बनाना शुरू कर दे रहा है ना। Yes. लेकिन अगर सीड को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, उसको प्रॉपर अमाउंट में वाटर नहीं मिल रहा है, तो सीड चला जाएगा एक डोर्मेंट स्टेज में। और जैसे ही उसको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन वाटर मिलना शुरू हो जाएगा, सीड वापस क्या कर जाएगा? जर्मिनेट कर जाएगा। जैसे द एम्ब्रियो में एंटर अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी कॉल्ड डोर्मेंसी, और इफ फेवरेबल कंडीशंस आर अवेलेबल, प्रॉपर मॉइस्चर, ऑक्सीजन, टेम्परेचर मिला, तो वापस से जर्मिनेट करे। ठीक है। ओव्यूल मेच्योर होके सीड में बनता है, ओवरी से फ्रूट बनता है। अब फ्रूट के बाहर फ्रूट की कवरिंग होती है, वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप विद इन द फ्रूट की आपकी बाहर की वॉल विच इज नोन एज पेरिकार्प। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना आपको लिखने वाला केस आ गया है, इसको लिखो। अच्छा, पेरिकार्प समझते हो ना? अच्छा, जैसे सेब होता है, सेब को ऊपर से पील करके खाते हो, ऐसे ही खा लेते हो? मैम पील करके ऐसे खा लेते हैं। कुछ कुछ कोई ऐसे नहीं खाता होगा। तो जो हमारा फ्रूट है, फ्रूट किससे बना है? ओवरी से। Ovary. बाकी जो वॉल है, वॉल को क्या बोलेंगे हम? पेरिकार्प। तो ये जो पेरिकार्प है ना, ये पेरिकार्प को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे बाहर वाली सबसे बाहर वाली है। अब अगर हम पेरिकार्प को तीन पार्ट में डिवाइड कर पा रहे हैं, तो उस फ्रूट को हम बोलेंगे फ्लैशी फ्रूट। मतलब फ्रूट को देख के हम ये बता पा रहे हैं कि भाई ये इसके सबसे बाहर वाला छीलक है, ये इसका बीच वाला है, सबसे अंदर उसके गुठली है, तो वो फ्लैशी फ्रूट है। और लेकिन अगर हम फ्रूट को देख के बता ही नहीं पा रहे कि भाई इसके सबसे ऊपर वाला पील है, सेकंड वाला कौन सा है, उनको हम बोलेंगे Dry fruit. ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट कौन से फ्रूट हुए? जिनका पेरिकार्प तीन लेयर्स में डिविजिबल नहीं है, नहीं है। है ना। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, हमारे पास दो ड्रूप है। ड्रूप क्या होता है? ड्रूप है हमारे पास मैंगो और कोकोनट। मैंगो और कोकोनट के अंदर हम कौन सा पार्ट खाते हैं? मीजोकार्प। हम सबसे बाहर मैंगो का सबसे बाहर वाला पील निकालते हो, है ना, एपिकार्प निकालते हो, और उसके अंदर की गुठली छोड़ देते हो, बीच बीच का खाते हो ना। कौन सा पार्ट खाते हो? मीजोकार्प। एडिबल है का। चलो, ये तो बता दिया आपने। अब एक और बता दो, टमाटो में बता दो, टमाटो में क्या खाते हो आप? एपिकार्प खाते हैं मैम, साथ में ही खाते हैं, तीनों खाते हो टमाटो में, है ना। तो ऐसे फ्रूट जिनके अंदर पार्ट खाए जाते हैं ना, उनको बेरी फ्रूट्स बोलते हैं। बेरी फ्रूट, जिसका पील कभी नहीं निकालते हम लोग। Those fruits are known as स्ट्रॉबेरी फिर बेरी फ्रूट्स में आएगी। स्ट्रॉबेरी भी बेरी फ्रूट में ही आएगी, क्योंकि उसमें भी सब कुछ खाते हो आप। और मैम पॉमग्रेनेट किस में आएगा? अच्छा, पॉमग्रेनेट किस में आएगा ये तो छोड़ो, क्या खाते हैं हम पॉमग्रेनेट में? मैम मीजोकार्प। नहीं, अनार के दाने निकालते हो। यस मैम, उसका छिलका हटा के खाते हैं। अनार के दाने, अनार के सीड नहीं खाते बेटा, सीड का कोट खाते हो। पॉमग्रेनेट में क्या खाते हो आप? सीड कोट। सीड का मतलब वहां का, उसमें वो फ्रूट ही नहीं खाता, आप सीड कोट खाते हो पूरा का पूरा। ठीक है, चलो। अब एक और चीज, ये सीड कोट से एक और चीज मेरे को याद आया। हमारे पास एक आउटर इंटेग्यूमेंट था, एक इनर इंटेग्यूमेंट था। यस मैम। ओव्यूल के अंदर, तो ओव्यूल का जो आउटर इंटेग्यूमेंट है, उसको जब वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है उसको बोलते हैं टेस्टा, और इनर वाले को टेगमम। तो यहाँ पे हम इसका टेस्टा खाता है पॉमग्रेनेट के अंदर, टेस्टा। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट केस आता है हमारे पास पार्थिनोकार्पी। क्या होता है मैम? हाँ जी, मैम एक बार वो वाली स्लाइड दोबारा दिखाना जहाँ पर लिखा था। अबे दिखा रहे बेटा, तब तक मेरे को बाकी बच्चे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बताओ। मैम जब मैम बनाना होता है विदाउट ओके मैम।
Formation of fruit without fertilization is known as Parthenocarpus. is known as parthenocarpic fruit. और parthenocarpic fruit हमेशा seedless fruit होगा ना, यस मैम। क्योंकि भाई फर्टिलाइजेशन नहीं करा रहे तो सीड भी नहीं बनेगा। क्लियर? Yes, ma'am. चलो ये हो गया हमारा रिजल्ट, फ्रूट पे भी हो गया। हाँ, अब फ्रूट दो टाइप के हैं, फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट। यहाँ से भी Yes, ma'am. फॉल्स फ्रूट, ट्रू फ्रूट याद रखना, देखो फॉल्स खुद याद हो जाएगा। फ्रूट मैंने बोला किससे बनता है? ओवरी से। ओवरी से। तो अगर सिर्फ ओवरी से फ्रूट बन रहा है तो वो ट्रू फ्रूट होगा, लेकिन अगर ओवरी के अलावा कोई और भी इंटरफेयर कर रहा है वहां पे, उसको बोलेंगे फॉल्स फ्रूट। मतलब ओवरी के साथ साथ अगर थैलेमस भी कंट्रीब्यूशन दे रहा है फ्रूट फॉर्मेशन में, देन दोस फ्रूट्स आर नोन एज False fruit. फॉल्स फ्रूट। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसके अंदर एक और चीज बच जाता है आपका, और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट भी डन। यहाँ पे आ जाओ, किधर गए लाइंस हमारी? हाँ, हमने वायबिलिटी के बारे में पढ़ा था ना कि भाई किसी सीड की, किसी की वायबिलिटी पॉलन ग्रेन की 30 मिनट है, किसी की एक महीने की है ना। तो ऐसी हमारी सीड्स की भी वायबिलिटी है, सीड्स के अंदर भी वायबिलिटी है कि भाई सीड कब तक जिंदा रह सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली सीड से ही तो प्लांट उगेगा ना। Yes, ma'am. तो बोलता है कि कुछ स्पीसीज के अंदर सीड की जो वायबिलिटी है वो कुछ महीनों की होती है, लेकिन कुछ कुछ स्पीसीज के अंदर बहुत सालों की होती है, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स तक सीड जिंदा रह सकते हैं। एग्जाम्पल सबसे ओल्डेस्ट किसका है? ल्यूपाइन का, ल्यूपाइनस एरेक्टिकस, जो कि कहाँ से मिला था? एरेक्टिक टुंड्रा से। कौन? ल्यूपाइनस एरेक्टिकस सबसे ओल्डेस्ट सीड जिसको हम बोलते हैं एरेक्टिक टुंड्रा से मिला था। याद रखना है कहाँ से मिला था, किसका सीड है, ये भी याद रखना है। एरेक्टिक टुंड्रा पता है सबसे लो टेम्परेचर वाला एरिया है, ल्यूपाइनस एरेक्टिकस या ल्यूपाइन। ठीक है, नेक्स्ट फाइनिक्स डेक्टाइलिफेरा डेट पाल्म, किधर गया ये रहा, फाइनिक्स डेक्टाइलिफेरा डेट पाल्म। इसका रिकॉर्ड कितना है? 2000 साल पुराना सीड मिला हमको यहाँ से। ठीक है, 2000 साल पुराना। और इस ल्यूपाइनस का कितना है ये? 10,000 साल। ठीक है, याद रखना है ये एरेक्टिक टुंड्रा से मिला था। और डेट पाल्म का सीड कहाँ से मिला था? किंग हेरोल्ड के प्लेस में नियर डेड सी, ये एरिया का नाम है, वहां से मिला था। याद रहेगा? यस मैम। चलो, अब नेक्स्ट चीज आ जाता है, जैसे हमने पार्थिनोकार्पी पढ़ा, पार्थिनोकार्पी का मतलब था फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। यस मैम। तो एपोमिक्सिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सीड Without fertilization. बिना फर्टिलाइजेशन कराए सीड के बनाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। और पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन Occurrence of more than one embryo. एक से ज्यादा एम्ब्रियो, जो कि किसके अंदर देखने के लिए मिलता है? हमारा ऑरेंज, मैम Orange. सिट्रस फ्रूट्स के अंदर। सिट्रस फ्रूट्स के अंदर हमारा मिलता है, वह हुआ आपका पॉलीएम्ब्रियोनी। अब कभी कभी ये पूछ लेते हैं, मतलब वैसे क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आपको पता होना चाहिए फॉर योर नॉलेज, पॉलीएम्ब्रियोनी होता कैसे है? इतने सारे एम्ब्रियो कैसे बन जाते हैं? न्यूसिलस है ना, न्यूसिलस में एक ही सेल लेते थे हम। Yes, ma'am. कभी कभी क्या होता है पॉलीएम्ब्रियोनी के केस में, न्यूसिलस में एक से ज्यादा सेल्स निकलते हैं एज एमएमसी, और वो ग्रो करके पॉलीएम्ब्रियो बना देता है, उससे आता है आपका पॉलीएम्ब्रियोनी। तो हमारा चैप्टर फिनिश। अब आप लोगों अपना अपना होमवर्क समझ लो। इस चैप्टर को मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो आपको एक बार इसका एनसीईआरटी अच्छे से कर लेना। अच्छे का मतलब होता है कि एक एक लाइन को बहुत समझ समझ के, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है भाई, इसमें से नीट की बात करें तो बहुत क्वेश्चन आता है। तीन क्वेश्चन तो मिलेंगे, 3-4 क्वेश्चन आराम से मिलेंगे, क्योंकि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर कट हो गया है, तो उसका वेटेज इस चैप्टर या नेक्स्ट वाले चैप्टर में ही ऐड करेंगे।
क्लियर? ओके मैम। यस मैम। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हमारा बायोटेक्नोलॉजी